स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से आज एक नए टॉपिक जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित रखता है, आर्थिक नियोजन, है ना। इस टॉपिक का मूल नाम जो है वो है आर्थिक नियोजन, जिसको अंग्रेजी में हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग बोलेंगे और पुकारू नाम के तौर पे हम कह सकते हैं, पॉपुलर नेम जो इस होता है इसके अंदर कहलाता है। इसी के तहत जो टॉपिक पढ़ा जाएगा मूल रूप से वो होगा 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, जिसको हम 5 ईयर प्लान कहते हैं। तो 5 ईयर प्लान पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्लान्ड इकोनॉमी जो सेटअप है, यानी कि पंचवर्षीय योजना का जो पृष्ठभूमि है वो आपको पता होना चाहिए। इस योजना का पृष्ठभूमि क्या है? तो रूस है। सबसे पहले रूस में क्या होता है? तो रशियन रिवॉल्यूशन होता है। पीछे जाके देखेंगे तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ ही चलता है, एक क्रांति चलता है। इस क्रांति के तत्पश्चात रूस में क्या होता है? स्टालिन का शासन आता है और स्टालिन ने ही सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किसी देश में लागू किया, जिसको प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। और पंचवर्षीय योजना प्लान्ड इकोनॉमी लागू करने का किसी भी देश में सबसे पहला श्रेय जाता है स्टालिन को। पंचवर्षीय योजना एक प्लान है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत करता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना किस व्यवस्था का लक्षण है, तो आप बोलेंगे समाजवादी व्यवस्था का लक्षण है। ये पूंजीवादी व्यवस्था का लक्षण नहीं है। अभी भारत में पंचवर्षीय योजना का समाप्ति, हालांकि याद रखिएगा भारत में पंचवर्षीय योजना कब समाप्त किया गया? 1 जनवरी 2015 से 14 में सरकार किसकी आती है? नरेंद्र मोदी जी की। और उसके बाद आपका 2015 से 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया जाता है। और पंचवर्षीय योजना समाप्त करके क्या स्टार्ट किया जाता है? NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन किया जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ भी आपका कुछ इसी दरमियान हुआ था। इस दरमियान जैसे 1925-1928 ये पूरा का पूरा दौर है जब पंचवर्षीय योजना बनने का प्रोसेस हुआ। कहां? रशिया में। जिस समय रशिया के अंदर पंचवर्षीय योजना बनने का प्लानिंग हो रहा था, उस समय भारत की स्थितियां क्या थी? तो भाई हम एक गुलाम देश थे और भारत इस समय क्या, तो साइमन कमीशन वगैरह के दौर से गुजर रहा था। अब याद है आपको, इस दौर में आपका एक सबसे बड़े नेता, तो मैं नहीं कह सकता उस समय के सबसे युवा नेता जवाहरलाल नेहरू, उनके मन में बहुत प्रेरणा था। किससे? तो रशियन रिवॉल्यूशन से, रूसी क्रांति से। तो आप देखेंगे थोड़ा पीछे जाकर के, तो आपका 1934 से लेकर के भारत में भी प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ एक सेटअप डाल दिया जाता है। और वो पहला सेटअप जो भारत में रहता है वो विश्वेश्वरैया, एक इंजीनियर थे, है ना, विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखा 1934 में, और नाम क्या था पुस्तक का? प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी जो आपका पुस्तक का नाम था, इतना ध्यान रखो मिनिमम। प्लान्ड इकोनॉमी पुस्तक जो लिखा गया, उसके लेखक का नाम आपसे पूछते हैं, कब लिखा गया ये पूछा जाता है, और किससे संबंधित है? तो यही पुस्तक वो प्रथम पुस्तक है जिससे पंचवर्षीय योजना का नींव रखा जाता है। क्लियर है? तो आपसे पहला सवाल तो ये बनता है कि पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट किस देश ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया? रशिया ने। पंचवर्षीय योजना मॉडल किससे संबंधित है? सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी मॉडल है। पंचवर्षीय योजना आपका रूस में क्रांति के बाद, जब लेनिन की सरकार में पंचवर्षीय योजना नहीं आया, स्टालिन की सरकार में पंचवर्षीय योजना आया। और पंचवर्षीय योजना को भंग कब किया गया? तो आपका 2014 में भंग करके, और 1 जनवरी 2015 में 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग को लागू किया गया। बात आता है कि कैसे डेवलप हुआ पंचवर्षीय योजना। तो 1934 में एक किताब लिखा जाता है, किताब का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी। उसके बाद फिर आपका 1938 का एक दौर है, बहुत महत्वपूर्ण दौर है। याद करिए कैसे महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इतिहास का नॉलेज होने से चीजें बेहतर समझ में आती हैं। ये वो दौर है जब आपका हरिपुरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का। जिस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाते हैं पहली बार, और फिर इसके एडजस्टेंट यानी 1 साल बाद एक त्रिपुरी संकट क्रिएट हो जाता है कांग्रेस में। और उसमें क्या हो जाता है?
गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में हरा देते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो ये इस दौर की हम बात कर रहे हैं जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में बहुत प्रोमिनेंट हो गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस में बहुत प्रोमिनेंट हो गए थे, और तुमको पता हो 1936 का एक दौर और आता है। 1936 में नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित कर दिया था कि कांग्रेस का भी लक्ष्य क्या है? समाजवाद लाना। भी लक्ष्य क्या है? समाजवाद लाना। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने ऑफिशियली समाजवाद को अपना लक्ष्य कब घोषित किया? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1938 के कौन से अधिवेशन? तो आपका त्रिपुरी संकट था और हरिपुरा अधिवेशन था। त्रिपुरी संकट और हरिपुरा अधिवेशन। तो आपका हरिपुरा अधिवेशन पहले हुआ है और फिर क्या हुआ है? त्रिपुरी संकट। कॉमन कैसे याद रखना है? पहले हरिपुरा अधिवेशन हुआ है और फिर हुआ है त्रिपुरी संकट। संकट में तब आया जब 1939 आया। तो आपका हरिपुरा अधिवेशन में क्या नाम रहता है? तो सुभाष चंद्र बोस ने भी ब्लैंड इकोनॉमी की तरफ फोकस करवाया। और आप देखेंगे कि हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना समिति का गठन किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों जवान थे, दोनों यूथ थे, दोनों जवान थे और दोनों देश में समाजवाद लाना चाहते थे। दोनों भारत को जल्दी से जल्दी आजाद कराना चाहते थे। बट थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से अलग हुए, नेहरू जी गांधी जी के साथ ही रह गए, इसलिए दोनों के रास्ते जुदा हो गए। आप देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बाद में आपका शिशिर कुमार घोष ने बनाया था, उसी के साथ इंडियन नेशनल लीग भी बनाया था। दोनों ने साथ मिलकर, इतिहास की बातें मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस के दरमियान कवर करेंगे इन चीजों को। अभी हम इतना पढ़ेंगे 1938 में क्या होता है। तो जवाहरलाल नेहरू, JLN लिख देता हूं, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना समिति बनता है। अध्यक्षता में योजना समिति बनता है। अब बताइए कि इस राष्ट्रीय योजना समिति, इस योजना समिति का अध्यक्ष कौन है? JLN योजना समिति आपका के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अब यहां तक तो कांग्रेस के प्रोसेस से चल रहा था। 1944 भी बहुत महत्वपूर्ण दौर है। देश आजादी के लगभग दहलीज पे खड़ा है ना? इतिहास से थोड़ा थोड़ा रिलेट करते चलें तो इसमें बॉम्बे प्लान आता है। अब बॉम्बे प्लान क्या था? तो पूछा जाता है 8 बॉम्बे के उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान लॉन्च किया। बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर ये प्लान लॉन्च किया, जिसमें प्लानिंग ये बनाया गया कि उद्योगपतियों को तरहीज देने के लिए और उद्योगों के रास्ते से भारत का तरक्की कराया जाए, और उनके फेवर का ही प्लान था। इसलिए इस प्लान को क्या बोला गया? बॉम्बे प्लान बोला गया। इसको बोलते हैं बॉम्बे योजना। हालांकि ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में ऑर्डरिंग करने के लिए, तो विश्वेश्वरैया का खिताब आना, कांग्रेस का समाजवाद का लक्ष्य घोषित करना, 1938 में जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष के रूप में बनाया जाना, 1944 का बॉम्बे प्लान, उसके बाद गांधीजियम योजना बनता है, सर्वोदय प्लान बनता है ना? ये सब कुछ देखा जाता है। अब पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान जो बना था वो किसके देखरेख में बना था? दलाल, आदर्श दलाल एक नाम आता है। तो भैया वो कौन थे? व्यापारी, और व्यापारी लोग के साथ कौन रहते हैं? दलाल। तो ऐसे करके याद रख लेना कि बॉम्बे प्लान था। बॉम्बे प्लान कौन बनाए थे? दलाल। जवाहरलाल नेहरू भाई अध्यक्ष बनते हैं हर चीज का, जानते ही हो, अध्यक्ष बन जाते थे, हमको अध्यक्ष बना दो, है ना? उसके बाद आपको ध्यान रह जाएगा 38 में। और उसके बाद कालानुक्रम जरूर याद रखिएगा। इसके बाद एक और प्लान होता है, उसको बोलते हैं सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान किसने बनाया था? ध्यान रखिएगा, गांधी योजना और सर्वोदय प्लान, 2 योजना और बनी। सर्वोदय प्लान सबसे आखिरी में बना हुआ प्लान था, उसको बोलते हैं आपका सर्वोदय प्लान, जो सबसे आखिरी में बना था। योजना आयोग का रूपरेखा तैयार होते समय प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण नाम के एक पॉलिटिशियन, जिनकी कहानी आज थोड़े समय बाद आने वाला है। तो 1950 में याद रख लीजिएगा, जिस समय योजना आयोग का प्रारूप बनने ही वाला था, उस समय 1950 में एक प्लानिंग कौन तैयार करता है? JP जयप्रकाश नारायण। और इससे पहले गांधीजियम प्लान भी बना था। हालांकि गांधी जी का प्लान जो था, गांधीवादी योजना, गांधीवादी प्लान, ये योजना, और ये जो बेसिकली गांधी जी ने नहीं लिखा था, गांधीवादी योजना जो था श्रीमन नारायण ने लिखा था। किसने लिखा था? श्रीमन नारायण। पूछा जाता है गांधीवादी योजना गांधी जी ने लिखा था, तो गलत स्टेटमेंट है, श्रीमन नारायण ने लिखा था।
इतने सारे प्लान। और ये आपका सर्वोदय प्लान किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण का है। ये है आपका प्लान्ड इकोनॉमी का सेटअप यहां तक। अब यहां तक देखें तो प्लान्ड इकोनॉमी का आपका सेटअप तैयार हो गया है। अब स्वतंत्रता के उपरांत की बातें देखेंगे। दिख रहा है? कट तो नहीं रहा है? यहां तक सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हमने रिवाइज भी कर लिया। अब वापिस हम आ जाते हैं 1950 में। एक अल्पकाल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, पॉलिटी के क्लास में शायद आपको बताया गया होगा, नाम रहता है गुलजारी लाल नंदा। अब देखो, देश की आजादी और देश के घटनाक्रम को समझे बिना हम पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ सकते हैं। फिनिश कर दें इसको। चलिए अब हम समझेंगे कहां तक। तो देश भाई आजाद हो गया है, देश गणतंत्र घोषित भी हो गया, संविधान सब लागू हो गया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? योजना बोर्ड बनाया जाता है। और योजना बोर्ड का उस समय देखो सलाहकारी, देखो योजना बोर्ड बनाया जाता है। अभी योजना आयोग का गठन नहीं हुआ है। अभी क्या होगा कि योजना आयोग का गठन होगा 15 मार्च 1950 या 51। 1950 में योजना आयोग का गठन। और योजना आयोग कब तक चलेगा, कब से शुरू होगा? बोला गया था अप्रैल 1951 से 56 तक। जिस योजना आयोग का गठन हुआ है वो अप्रैल 1951 से 56 तक। दो नाम हमने लिया, ध्यान रखिएगा। अब योजना आयोग का गठन कैसे हुआ है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है या नहीं है? तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। एक नॉर्मल ऑर्डर के माध्यम से योजना आयोग का गठन किया गया था और सलाहकारी निकाय के रूप में किया गया था। योजना आयोग की जो भी बातें थी वो किस नेचर की थी? सलाहकारी नेचर की, संवैधानिक नेचर की नहीं है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि क्या योजना आयोग एक संवैधानिक संस्थान है? तो आपका उत्तर रहेगा कि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। कैसा संस्थान है? सांविधिक संस्थान है। तो आपका क्या उत्तर आएगा? है सांविधिक संस्थान। क्या एक सामान्य सलाहकारी निकाय है? तो सामान्य सलाहकारी निकाय है। पहली बात, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कैसे हुआ भैया? तो नॉर्मल ऑर्डर से, नॉर्मल कैबिनेट ऑर्डर लिख लेना है इसको। नॉर्मल कैबिनेट ऑर्डर मतलब समझते हो? कैबिनेट मतलब मंत्री परिषद का नॉर्मल ऑर्डर निकाल करके, नॉर्मल कैबिनेट ऑर्डर से, कैबिनेट को हालांकि मंत्रिमंडल कहते हैं, ऑर्डर से कब हुआ? 15 मार्च 1900। प्रथम आपका पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ आपका अप्रैल 1951 से 1956 तक। अब एक एक करके हम देखेंगे, परंतु आपको सबसे पहले यह समझ लीजिए योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय के रूप में काम की है। पहले देखिए 1991 एक बदलाव का साल रहा। इससे पहले योजना आयोग आदेशात्मक मूल में थी, अब निर्देशात्मक मूल में आ गई। बोलो कि इसका क्या फर्क पड़ता है सर? आदेश और निर्देश में कोई फर्क है क्या? बोले हाँ। डीप क्वेश्चन आएगा सर आपसे, यही पूछा जाएगा, पक्का बता रहा हूं, यही पूछा जाएगा आपसे। आदेशात्मक निर्देशात्मक जो लूसेंट में तुमको नहीं मिलेगा, अन्य किसी किताब में नहीं मिलेगा। पहले आदेशात्मक मतलब, अब मैं तुम्हें अंतर बता दूं इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं तुम्हें आदेश कोई चीज का दे रहा हूं आपका, तो क्या होगा? आदेश और एक निर्देश में फर्क है। ऑर्डर और डायरेक्शन में क्या फर्क है भाई? तो जब हम डायरेक्शन किसी को दे रहे होते हैं ना, तो पूरा का पूरा प्रोसेस बता रहे होते हैं कि भैया ऐसे ऐसे करके ये काम ऐसे हो जाएगा। ऑर्डर दे रहे होते हैं तो फिर हम सिर्फ काम का डिमांड कर रहे होते हैं और रिजल्ट चाहिए हमें। अगर मैं तुम्हें ऑर्डर दूं कि तुम्हें नंबर लाने होंगे 80 में से 60, तो ये आपका हो गया आदेशात्मक नेचर का। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसे ऐसे करके पूरा प्रक्रिया समझाऊं, तो ये क्या है? निर्देशात्मक नेचर का है। तो पहले योजना आयोग ऑर्डर जारी कर रही थी स्टेटों को, बड़ा दिक्कत था। फिर निर्देश एडवाइजरी जारी करना शुरू की। लेकिन अब तो योजना आयोग को आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2015 की नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना आयोग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। अब थोड़ा सा समय अब आपका ध्यानाकर्षण इस ओर कराना चाहूंगा कि आप सभी को प्रधानमंत्री का क्रम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्रधानमंत्री का क्रम
और राजनीतिक व्यवस्था अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मेरे साथ चलिए, देश जब आजाद हुआ, प्रथम बार चुनाव कब हुआ? 1951, 50, 52, 53 कब हुआ? 51 में। ठीक है, तो आपका पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। अब आपको ध्यान होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आपका कब से कब तक बने प्रधानमंत्री? 1900, अब देखना 64 तक रहे। 1951 से 56 तक योजना बना, लेकिन चुनाव का परिणाम कब आता है? 51 में चुनाव हुआ या 52 से में जाकर रिजल्ट आया? ये भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, समझिएगा दोनों का विभेद। अब प्रधानमंत्री का काल आपको बताया जाए तो आप तो बोलेंगे कि जवाहरलाल नेहरू 1947 से ही प्रधानमंत्री हैं। 1947 से कब तक? 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। लेकिन आपका चुनाव कब कब हुआ तो आप देखेंगे। अब आपका कब तक रहा? 56 से फिर कब? 61, देख रहे हो समस्या? 61 से फिर ये क्या चुनाव का ऑर्डर ये चल रहा था? बोलो कि हमें क्या पता, जोड़ते जाओ, हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं। तो क्या हुआ? 52 से 57 से 62 से 67 में चुनाव, और 67 से फिर चुनाव कब होना था? इंदिरा गांधी कब करा गई? तो सीखिए, तो पहला कंफ्यूजन लाइफ में कभी मत करना कि इलेक्शन का रिजल्ट 51 में ही आ गया था। इलेक्शन नोटिफाई 51 में हुआ, बट चुनी गई सरकार भारत में पहली बार कब बनती है? 1900। सुधार लो गलती अपना। कैसे किस बोलो सुधारे गलती? भैया चुनाव 1967 में हुआ था। बोलो हमको कैसे पता 67 में चुनाव हुआ था? एक स्टोरी सुन लो 10 मिनट में, तुमको सब याद हो जाएगा लंबे समय के लिए। जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनती है, योजना काल ये है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? 1946 से लेकर के 2 सितंबर 1946 से लेकर के और 15 अगस्त 1947 तक जवाहरलाल नेहरू रहे। किस फॉर्म में? अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। याद रखेंगे बात को। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 में, और 15 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। अब भैया 15 अगस्त के बाद वही सरकार जो है भारत आजाद भारत के सरकार के रूप में डेवलप हो गया। 14 अगस्त ही लिखो। 15 अगस्त 1947 से लेकर के और आप देखेंगे लगभग आपका मार्च 1952 तक ये किस रूप में रहे? ये रहे आपके 47 से लेकर के 52 शुरुआती दौर तक आपका गैर निर्वाचित परंतु भारत के प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? गैर निर्वाचित यानी नॉन इलेक्टेड प्रधानमंत्री। और इसके बाद 1952 से लेकर के 57 तक, 57 से लेकर के आपका 62 तक, और फिर आपका 62 से लेकर के कब तक? 64 तक। और 64 को गोल घेर लीजिएगा, ये नेहरू जी का मृत्यु का काल है। ये है पूरा स्टोरी नेहरू जी का। अब आपको समझ में आया? लेकिन परीक्षा में आपसे पूछे कि नेहरू जी का कार्यकाल क्या है, तो आप उत्तर करेंगे आजाद भारत का ही। पहले तो हम ब्रिटिश भारत में प्रधानमंत्री का क्या हैसियत देंगे? 1947 से लेकर के 1964 तक, यानी 17 वर्ष कुछ माह का कार्यकाल है, कुछ दिन का। नेहरू जी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो क्या हुआ? 2 चुनाव जीते नेहरू जी। 52 का इलेक्शन और आपका 57 का इलेक्शन, और आपका 52 का इलेक्शन से लेकर 57 के इलेक्शन जीते। 62 के इलेक्शन भी जीते, लेकिन 65 का टर्म पूरा नहीं कर सके। और 1964 में क्यों, क्या होता है भाई? तो आप ध्यान रखिएगा, 1962 में एक युद्ध होता है, अलग तरह डायरेक्शन में लिख दूं। ये क्या था? इंडो चाइना वार। ये क्या था? भारत चीन युद्ध। इंडो चाइना वार में किसका हार हो जाता है? दुर्भाग्य से भारत का। उस हार के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कहा जाता है ऐसा। और उसी के 62-63 तक, 64 में नेहरू जी का मृत्यु हो जाता है। 62-63 तक तो युद्ध ही चला था, और 64 में नेहरू जी का मृत्यु हो जाता है। नेहरू जी के मृत्यु के बाद
अल्प समय के लिए किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है? गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन? गुलजारी लाल नंदा। बोलो गुलजारी लाल नंदा कौन? वही योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन? गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं पहली बार कौन? गुलजारी लाल नंदा। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और उन्हीं को बनाया जाता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्यवाहक मतलब तत्काल काम संभालो कि तब तक हम प्रधानमंत्री का चुनाव कर लेते हैं पार्टी के अंदर। और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में किसे चयनित किया गया? तो प्रधानमंत्री के रूप में उसके बाद चयनित किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री पर उस समय एक बड़ा विवाद थम गया, क्योंकि बहुत ही योग्य और गांधीवादी नेता थे। हालांकि एक व्यक्ति जो उस समय प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था कांग्रेस के अंदर, उस व्यक्ति का नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री हमें बना दिया जाए। सीनियर लीडर थे, गांधी जी के जमाने के आदमी थे, बहुत तेज तर्रार मजबूत गुजरात के नेता उस समय भी थे और बहुत मजबूत नेता में से थे, लेकिन नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री शास्त्री जी को बनाया गया और पार्टी सहमत रही शास्त्री जी के नाम पर। कब बने शास्त्री जी प्रधानमंत्री? 64 में ही। प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान भारत पे हमला कर देता है। उसको लगा कि अभी अभी चाइना से हारा हुआ देश है, कमजोर मनोबल का देश है, चाइना को समर्थन करता है कौन? चाइना समर्थन करता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान भारत पे हमला कर देता है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा, पाकिस्तान के नाम पे अपने को जोश आ जाता है, उसको धो दिए। यानी कि 65 में पाकिस्तान को हम लोगों ने धो दिया। पता नहीं उनके सेना वाले इतने सारे मेडल क्यों लटकाते हैं। कुल जमा 4 बार युद्ध लड़े हैं, चारों बार धो दिए गए हैं। और किसी और देश से वो लड़े नहीं है, किसी और देश को धोए होंगे, फिर उनको भी बहुत सारे मेडल मिला हुआ है। प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि किस बात का मेडल मिला? अच्छा, इसलिए क्या? 1964 लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में आए। ध्यान देखिए साइड में 1965 में क्या हुआ? इंडो पाक युद्ध हुआ, इंडो पाक बैटल, और यहां हम जीतते हैं और पाकिस्तान का सफाया होता है। और यहां लेकिन क्या हुआ, एक बड़ा समस्या ये रहा, कब तक चलता है? 66, 67, 68, 66। अब 66 का टाइम यहां से मैच कराओ। इसी समय क्या होना है? 1 साल बाद चुनाव। यही इसी टाइमिंग पे बहुत लोग क्वेश्चन उठाते हैं शास्त्री जी की मृत्यु के टाइमिंग पे। टाइमिंग बहुत गलत था। 1966 में कहां गए हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी? ताशकंद गए हुए थे। ताशकंद किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, ताशकंद उस समय यूएसएसआर का हिस्सा था, यूनाइटेड सोवियत रूस का हिस्सा था। वो मीटिंग करवा रहा था, भारत पाकिस्तान समझौता करवा रहा था अपनी मध्यस्थता में, और हमारे प्रधानमंत्री वहीं गए थे। लेकिन आपका अज्ञात स्थिति में किसी अज्ञात कारणों से वहां उनका निधन हो जाता है। देश बड़ा शॉक्ड भी होता है और शर्मसार भी होता है कि कारण का आज तक पता नहीं चल पाया। जो भी स्थिति रहा हो, लाल बहादुर शास्त्री का यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। फिर से आते हैं अंकिल मोरारजी देसाई कि वो फिर हमको बना दो प्रधानमंत्री, अंकल तो गियो। अब क्या होता है यहाँ पे? अब फिर से भाई एक धरना चल रहा होता है। उस समय दक्षिण भारतीय धरना था जो कांग्रेस के अंदर, जिसको दक्षिण भारत का गांधी कहते हैं। ऐसे सवाल पूछ चुकी है। नाम क्या है? के कामराज। दक्षिण भारत का अंबेडकर किसको कहते हैं? एमसी राजा। एम राजा या एमसी राजा को दक्षिण भारत का अंबेडकर कहते हैं। दक्षिण भारत का गांधी बोलते हैं के कामराज को। के कामराज साहब उस समय कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष। वो चाह नहीं रहे थे कि मोरारजी देसाई का नियंत्रण पार्टी पे आए। गुजरात के लीडर थे और बहुत एग्रेसिव लीडर थे, और दूसरा कोई नेता भी बड़ा नहीं था, और चुनाव भी होने वाला था। तो उन्होंने मोरारजी देसाई को कन्विंस कर लिया कि एक काम करते हैं, इन्हीं के सुपुत्री जवाहरलाल नेहरू के सुपुत्री को प्रधानमंत्री बना दें। और वो ऑलरेडी उस समय कहां थी? राज्यसभा में थी। तो इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो फ्लोर ऑफ द हाउस वो कहां थी? राज्यसभा की थी। राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो प्रधानमंत्री बनती हैं। और कब प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी? बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी। आईजी लिख देता हूं, चलो अब तो लिख दिया। इंदिरा गांधी 1900। ध्यान से समझिए एक बात, 1967 में क्या होना है? अभी चुनाव होना है। अब इसमें क्या कहा गया था मोरारजी देसाई को कि तत्काल बनाएंगे, चुनाव के समय फायदा ले लेंगे। किस चीज का फायदा ले लेंगे चुनाव के समय? सहानुभूति का फायदा, आपको पता ही है। और फिर बाद में कोई ना कोई कमियां निकाल करके और इंदिरा गांधी को साइड कर देंगे, बता देंगे आप मंत्री बन जाइए या पार्टी अध्यक्ष बन जाइए, ऐसे वैसे करके मैनेज कर लेंगे। बट
कहते हैं कि एक पासा फेंकने के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। इंदिरा गांधी आगे निकल गई। 67 का इलेक्शन होता है, कांग्रेस को ठीक ठाक सीट आता है। ठीक ठाक मतलब इतना भी प्रचंड बहुमत नहीं और ऐसे भी खराब हालात नहीं, अपने दम पर लगभग सरकार बना लेने में कांग्रेस कामयाब हुई। अब इंदिरा गांधी बैक आने के लिए तैयार नहीं हुई, कांग्रेस में लगभग बगावत का माहौल बन गया। जैसे तैसे करके वो प्रधानमंत्री बना करके मुआयद देसाई को सेटल किया गया। कांग्रेस किसी भी समय टूटने की स्थिति में आ गया। कांग्रेस दो धड़े में बट गया, एक जवान कांग्रेस, एक बुजुर्ग कांग्रेस। जवान कांग्रेस की तरफ सारा इंदिरा गांधी और बुजुर्ग कांग्रेस का टीम अलग बन गया। उसको सिंडिकेट बोलते थे, सिंडिकेट कांग्रेस बोला जाता था उसको। सिंडिकेट कांग्रेस का मतलब, सिंडिकेट मतलब क्या होता है? सिंडिकेट मतलब व्यापारियों का ग्रुप। मुआयद देसाई क्या थे? उनकी तरफ सारे व्यापारियों का ग्रुप था। आज भी गुजरात से आए हुए लोग हैं सत्ता में, व्यापारियों का ग्रुप है। वो शुरू से इतिहास रहा है, इतिहास खुद को रिपीट करता है। तो व्यापारियों का सारा ग्रुप उधर था, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड सिंडिकेट कांग्रेस। और इधर क्या था? इंडिकेटिव कांग्रेस रहा, यानी कि जो मौलिक रूप से कांग्रेस के यूथ थे। सोनिया इंदिरा गांधी ने तो बता ही दिया कि भैया जाकर के युवाओं को जमा करो और अभी कांग्रेस में कभी भी स्प्लिट होगा। इसी समय संजय गांधी सीन में आते हैं। तो आपको क्लियर हो गया बस यहाँ पे वस्तु स्थिति कि 66 से लेकर के इलेक्शंस को मैं डिकोड करता चलूं। 67 तक इंदिरा गांधी का एक छोटा सा कार्यकाल रहा, फिर 67 का चुनाव होगा और 67 के बाद 71 में देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। तुम जब संविधान संशोधन पढ़ रहे थे उस दिन मैंने बहुत शॉर्ट में निकाल दिया था चीजों को, आज तुमको और क्लियर होगा ये बातें। ये एक ऐसा दौर है। 67 में इंदिरा गांधी रिवॉल्ट करके जीती ना भैया। अब एक काम और आएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, जीके ही तो पढ़ा रहे हैं। तो पहला राष्ट्रपति कौन बने, कब बने? राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर। कब बने? 1950 में। लेकिन 1950 में जो बने वो आपका निर्वाचित थे या मनोनीत थे? मनोनीत। निर्वाचित तो पहले उधर होगा तब ना। कब हुआ राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन के रीति पद्धति के हिसाब से? 1951 में या 52 में? कब हुआ राष्ट्रपति का चुनाव? पहला राष्ट्रपति, अच्छा ध्यान देना, 52। अब फिर उसके बाद कब होता है? 57, 62, 66। अभी राष्ट्रपति का ऑर्डर तुम लोग याद नहीं किया, और तारीख छोड़ो। सबसे पहले दूसरा राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तीसरा कौन? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का हो जाता है मृत्यु। कितने साल राष्ट्रपति बनने के बाद मृत्यु होता है? अब दौड़ लीजिएगा, अब का राष्ट्रपति का ऑर्डर क्या है? पहला राष्ट्रपति कब से कब है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 50 से लेके कब तक? 62 तक। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ? 52। तो तुम कॉमन सेंस घर छोड़ के आए हो। जब राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सारे। जब ये चुनाव ही नहीं हुए थे तो फिर राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे हो जाएंगे उस समय? तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वही राष्ट्रपति बन गए। ऐसे ही तो चला खेला। यानी 1950 से 52 तक वो निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं है। इसलिए ये सब महीन चीजें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं जो ऐसी नहीं, बस रटा नहीं देना है। अब ये जो पूरा 2 टर्म काटे हैं वो किसमें काटे हैं? निर्वाचित राष्ट्रपति के हैसियत से। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए, राष्ट्रपति बने, मजा आ गया। और फिर उसके बाद जाकिर हुसैन आते हैं। इतनी खुशी की ये बिहार के राज्यपाल थे, ये इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। तो इतनी खुशी के ज्यादा दिन चल नहीं पाए। बस ऐसे याद रख लेना 2 साल में। अब 1969 में क्या होता है? किसको बनाया जाता है राष्ट्रपति? बीबी गिरी सीधे आ जाते हैं या उससे पहले कुछ होता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया जाता है? उल्टा बोल गए। पहले बीबी गिरी उस समय क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का प्रभार दिया जाता है, बट बीबी गिरी ने इच्छा जाहिर कर दिया कि हम लड़ेंगे चुनाव। जब हम चुनाव लड़ेंगे तो भैया उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने जाएंगे तो इस्तीफा देके जाना पड़ेगा। जब उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कौन? भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, तो आनन फानन में उल्लेख किया गया कि इनके जाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के
न्यायाधीश पदभार लेंगे और पहली बार एक कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम क्या रहता है? हिदायतुल्लाह खान। पूछा जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, किस प्रकार से बने? पूरा प्रसंग क्लियर हुआ। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, वो खुद चुनाव लड़ने चले गए और राष्ट्रपति का हो गया था निधन। अरे बात समझ में। अब 1969 में हो रहा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। इंदिरा गांधी भी इधर क्या हो रही थी? पार्टी टूटा नहीं है दोस्त, पार्टी अभी बाकी है। 1967 में चुनाव जीत जाती है। 69 में क्या होता है कि एक प्रत्याशी रहते हैं बीबी गिरी के खिलाफ में, नाम रहता है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी किसके प्रत्याशी हैं? कांग्रेस का। और बीबी गिरी किसके प्रत्याशी हैं? विपक्ष के। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी एक स्पीच दे जाती है, अंतरात्मा की आवाज। वो बहुत प्रसिद्ध स्पीच है, आज भी कई बार टीवी डिबेट में देखते हुए कांग्रेस अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग कराने वाली पार्टी है। इंदिरा गांधी कह देती है कि भैया राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पद है, इसका क्या होता है कि बहुत गरिमा है, इसमें मैं चाहूंगी कि जितने भी पार्टीज हैं, जितने भी लीडरान हैं, लीडर्स हैं सारे, जितने भी चयनित निर्वाचित सारे, वो अपनी इच्छा से वोट दें, जिसका मन करे उसको वोट दें। हालांकि पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, गोल गोल बातें कर गई। इससे इंडिकेशन ये मिल गया और अंदर अंदर सबको मैसेज करा दिया गया कि भाई हम लोग को जिताना किसको है? बीबी गिरी को। पहली बार होता है कि सत्ता पक्ष के समर्थित प्रत्याशी चुनाव राष्ट्रपति का हार जाते हैं। और सत्ता पक्ष के समर्थित प्रत्याशी कौन? नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार जाते हैं और चुनाव जीतते हैं कौन? बीबी गिरी, बाराह गिरी वेंकट गिरी, बीबी गिरी। अब बीबी गिरी का कार्यकाल कब आएगा? क्योंकि भैया 69 ही होना है, राज्यांतराल बहुत ज्यादा कर नहीं सकते, 6 महीने ज्यादा कर ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया। यानी कब तक इनका कार्यकाल रहा? बहुत शानदार। 1974 में किसको राष्ट्रपति बनाया जाता है? ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, बहुत आगे का राष्ट्रपति बना दिया इनको। देखिएगा, यानी 1974 के बाद कौन राष्ट्रपति बनते हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। अब देखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। अब इनके साथ भी एक समस्या हो गया, ये आए गए इतना आसानी से नहीं, राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन का झटका ये भी झेल नहीं पाए और कब हो जाता है मृत्यु इनका? 1976। यानी 75 राष्ट्रपति शासन कह रहा हूं मैं, आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा थोपा गया आपातकाल जो 25 जून के घोषणा से लगता है। ध्यान रखेंगे बात को। 1975 में आपातकाल, कहते हैं कि इनको मारपीट के साइन करवा लिया गया था आपातकाल पे। ऐसे खूब मारपीट करके नहीं, इंडिकेटिव तौर पे इन पे कागज से संजय गांधी ने ऐसे लपेट के कागज फेंका था कि तुम साइन करो। तो 1975 में राष्ट्रपति इतना बेइज्जती झेल नहीं पाए। अरे इतनी खुशी से मरे थे अरे इतनी बेइज्जती, मारा जिंदगी बर्बाद हो गया करके मर गए। समझ गया ना? तो 1975 में ये भी निपट लिया। अब दिक्कत फिर से, राष्ट्रपति मर जाना बड़ा समस्या की बात है भाई। फिर यहाँ पे किसका चुनाव उनाव हो, क्या हो, तो फिर क्या हुआ? कौन बने कार्यवाहक राष्ट्रपति? 76, 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, 1 साल बाद है। 77 है क्या? 1976 के इमरजेंसी तो चल ही रहा था। 76 के इमरजेंसी, 78 में आपका इमरजेंसी हटा के चुनाव हुआ, उससे 1 साल पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक क्रोनोलॉजिकली मिस्टेक हो रहा था। 77 के अंदर है। तो 77 के अंदर फिर से क्या होगा? राष्ट्रपति चले जाने के बाद चुनाव होगा। अब 77 के बाद चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति कौन चुन के आए? हाँ, ध्यान रखिएगा। अब इनके जाने के बाद इंदिरा गांधी को लगा कि बेचारे के साथ धोखा कर दिया था मैंने। किसके साथ धोखा की थी इंदिरा गांधी? आपसी तुम्हारा पार्टी की लड़ाई, मेरा क्या गलती था? हम तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हमको निपटा दिए। तो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ये बनते हैं निर्विरोध। कब? 77 से लेके कब तक? 82 तक। नीलम संजीव रेड्डी 82 तक। अब आप देखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी के बाद क्या है देश की स्थिति? अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से इधर लाता हूं। प्रधानमंत्री को ही तो बनाना पड़ेगा, पूरे देश बना देंगे आज। 1971 पहुंच गए हैं। इंदिरा गांधी 71 में क्या हुआ समझिएगा। अब 67 में इंदिरा गांधी को कॉन्फिडेंस आ गया, 69 के चुनाव में किसको निपटा दी? वो नीलम संजीव रेड्डी को। तो उनको एक अजीब का कॉन्फिडेंस आ गया कि पार्टी पे मेरा पकड़ बहुत मजबूत है। कहानी समझिए। तो उनको बाद में ऐसा लगा कि पार्टी अगर हमको निकाल भी देती है तो कोई फर्क
नहीं पड़ता है, पार्टी तोड़ लेंगे हम। और इंदिरा गांधी के सामने ये संकट का हल होने से पहले ही 1970 थोड़ा 69 ही में एक लेटर आ जाता है कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से निष्कासित किया जाता है। कल्पना करो कि मतलब मोदी जी को भाजपा से निकाल दिया जाए, मतलब ऐसी स्थिति है ना। इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया, कांग्रेस से। इंदिरा गांधी अपने लॉन में टहल रही होती है, अपनी जीवनी में लिखा हुआ है, मुझे बताया थोड़ी था, मैं उस समय नहीं था, अपनी जीवनी में लिखा हुआ है और मैंने पढ़ा है, वो खुद नहीं लिखा, ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखा था, किसी इतिहासकार ने लिखा। इंदिरा गांधी लेटर खुद रिसीव करती है, पढ़ती है, कहती है कि ये होना था, चलो पार्टी का मीटिंग बुलाया। उसी दिन शाम में पार्टी का मीटिंग बुलाती है, अध्यक्ष हालांकि वो नहीं रहती है, अनौपचारिक मीटिंग बुलाती है और कहती है कि जो मेरे कांग्रेस में स्प्लिट, बट अब पार्टी के मीटिंग से क्या होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस बहुमत साबित करना पड़ेगा, और 1/3 लोग ही सही वो किधर चले गए, बुजुर्ग वाले कांग्रेस सिंडिकेट की तरफ। सरकार इतनी बहुमत की थी नहीं, आपको पहले बता चुका हूं, बहुत बड़ी बहुमत की सरकार नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार आ गई अल्पमत में। अब वही कांग्रेस के लोग इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगने लग गए। इंदिरा गांधी कही कि पिक्चर अभी बाकी है, दक्षिण भारत में गई और वहां एक बंदा हुआ करता था करुणानिधि नाम का, चश्मा वाले, दाढ़ी वाले, वो दाढ़ी नहीं छोड़ी, चश्मा काला, और वो वाले अन्ना जो व्हील चेयर पे लास्ट में तुम लोगों ने देखा होगा वीडियोस के अंदर में, उन्होंने करिश्मा दिखाया और बिना शर्त कांग्रेस के समर्थन कर दिए, लेफ्ट पार्टियों का समर्थन ले लिया। किस नाम पे कि भाई तुम्हारे पार्टी को जिताए थे। बीबी गिरी किससे कैंडिडेट थे, विरोधी पार्टियों का, बहुत दूर से चली थी, विरोधी पार्टियों का समर्थन लेकर के सरकार में बनी रह जाती है। ये सबसे बड़ा झटका था बुजुर्गों के लिए। उनको लगा था कि सरकार अभी गिराएंगे और अभी चुनाव करा के इंदिरा को दबोच देंगे। इंदिरा गांधी ये पूरा टर्म निकाल जाती है। लोगों को लगा कि यार अभी सरकार भी गिरा देते हैं, यहाँ पे पूरा टर्म निकालती है। इंदिरा गांधी को लगा कि अब हमें कौन रोकेगा, अब तो आजाद हो गए, पार्टी का डर था, पार्टी से आजाद हो गए। पब्लिक मीटिंग में जाकर इंदिरा गांधी बोलने लग गई कि ये लोग हमें देश में वास्तविक आजादी लाने से रोक रहे हैं, ये हैं अमीरों के दलाल लोग हैं, ये हमें गरीबी हटाने से रोक रहे हैं। आगे आएगा गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, सारा कहानी। अब इंदिरा गांधी आक्रामक रुख अपनाती है, बैंकों का निजीकरण करती है, ध्यान दीजिए, है ना, 1969 में। उसके बाद सारे के सारे 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 26वां संशोधन लाती है दबा करके एकदम, और संविधान पे चढ़ जाती है पूरे तरीके से। गोलकनाथ केस उसी समय आता है, एलसी कूपर केस उसी समय आता है, इनके मदद से अब सही में जनता को बड़ा पसंद आता है। सबसे महान काम करगिल में ये पोखरण में विस्फोट परमाणु का हुआ। दूसरा, पाकिस्तान को धूल ही नहीं चटाया गया, तोड़ दिया गया 2 देशों में। जनता को लगा कि इंदिरा नहीं है, आंधी है, देश की दूसरी गांधी है, एकदम माहौल बन गया। इंदिरा नहीं है, बिल्कुल चंडी है, दुर्गा है, तगड़ा माहौल बना। बुजुर्गों की पार्टी कैसी तैसी होगी, चुनाव होता है, सारे बुजुर्ग हार गए और 10-12 सीट भी नहीं ला पाए। और इंदिरा प्रचंड बहुमत, 272 छोड़ो 350 प्लस सीट आया था अकेले इंदिरा गांधी का, आई। पार्टी के नाम था क्या, आई। अब जब इंदिरा गांधी, यही लफड़ा हुआ है दोस्त, ध्यान रखना, चुनाव पहले केंद्र का और राज्य का कहां चल रहा था, साथ साथ चल रहा था। पहली बार क्या हुआ कि केंद्र का चुनाव करा दिया गया पहले, तो ऑर्डर बिगड़ गया। केंद्र का और राज्य का चुनाव का ऑर्डर क्या हुआ, बिगड़ गया। और पहले चुनाव करा के इंदिरा गांधी ने 71 के चुनाव में प्रचंड बहुमत ले आई। और फिर से कौन आया सत्ता में, 71 से लेकर के 76 तक का परमिशन था, लेकिन कहते हैं ना, इतनी खुशी उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और देश, अब तुम सोच सकते हो, कल्पना करो, 1975 में इमरजेंसी लग जाता है। जिस देश ने इतना प्रचंड बहुमत दिया, वो प्रधानमंत्री सत्ता नहीं चला पाई। एक अजब सा देश है, क्योंकि उसमें मोबाइल नहीं था। सारे युवा सड़कों पे आ गए। सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी, सबसे बड़ा कारण महंगाई था। महंगाई, बेरोजगारी और बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दा पे गुजरात और बिहार 2 राज्य धधक उठा। और उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ा। समझ में आ रहा है, 1975 में इमरजेंसी लगा, फिर इमरजेंसी को धीरे धीरे एक्सटेंड किया गया, जो भी कारण रहा। बाद में चुनाव कब कराया गया एक्सटेंड करके इसको, 70 एंड, और उसका रिजल्ट कब आता है फाइनली, 17 से लेकर 70 से लेकर के 82। और आपका अब देखोगे उस समय, और आपका उसका रिजल्ट जब आता है तो क्या होता है, 77 का चुनाव में वही देसाई, लेकिन वो सरकार चल नहीं पा, मतलब चलना कब तक था, 77 से लेकर के 82 तक, लेकिन वो सरकार चल नहीं पाता है। एक व्यक्ति को पलिता मार देती इंदिरा गांधी, आपको बताया था,
अवनीत चौधरी चरण सिंह को कहती है कि कहाँ आप गुलामी कर रहे हो इंदिरा गांधी को, आप इंदिरा गांधी के पीछे भटक रहे हो चौधरी साहब, और वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ घूमती है, आपको कहाँ भाव दे रही है। ऐसा कहा जाता था। बीपी सिंह उस समय के बड़े नेता थे और पुरानी अदावत रही हुई है राजस्थान के अंदर तो खास करके, और यूपी के अंदर भी, उधर जाट वर्सेस राजपूतों की। चौधरी जी को लगा कि बात तो सही कह रही है, अब चौधरी जी बोल के कुछ रखा हुआ है। सॉरी, इंदिरा गांधी ने कहा कि माफी चाहूंगा, रिपीट कर रहा हूं, इंदिरा गांधी ने बोला कि चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी यानी कि अंकिल, आपको तो बस सहला देते हैं पीठ पे कि हाँ आप ही नेता हो, सबसे बड़े नेता हो, किसान, और घूमते किसके साथ है? पीपी सिंह के साथ। आपके पास आए कभी, आपकी कुछ सुनी गई? चौधरी जी बोला कि ना। तो कहा क्या करना है? बोले कि हम देंगे ना आपको समर्थन, आप बनो ना प्रधानमंत्री, करो ना देश में किसानों के बात, कौन रोका है आपको? चौधरी चरण सिंह बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के सीधे जाके घोषणा कर दिए मीडिया में आकर के कि हम हैं प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी उसके बाद कहती हाँ हम दे रहे हैं ना समर्थन, यही है प्रधानमंत्री। 2 महीने तक सेशन नहीं था। अब सेशन के लिए पूरा तैयारी कर लिए। ध्यान रखना, किसान का जो समय पूरा का पूरा 3 जो आपका अभी बिल आ रहा है ना, बहुत तगड़ा समर्थन वाला बिल, किसानों के फेवर का सबसे शानदार काम का बिल बना करके चौधरी चरण सिंह तैयार बैठे थे। इंदिरा गांधी को लगा कि हम गरीबी हटाए निकले हैं, अगर दादा गरीबी हटा दिए तो दुनिया फिर इनका नाम लेगी, समर्थन वापस लो रे जल्दी। बेचारे कुर्ता सिलवाए ही थे कि उनको फोन आ गया कि भैया प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास सोनिया गांधी ने पहुंचा दिया कि अब समर्थन है, और राष्ट्रपति भी सोनिया गांधी, माफी चाहूंगा, इंदिरा गांधी ने। वो दौर कब का था? वो दौर था 77-78 का वो दौर था, 78 का वो दौर था। तो मुरारजी को लंगड़ी मार के किसके थ्रू मरवाया? मुरारजी देसाई को लंगड़ी। चौधरी चरण सिंह पे ये ब्लेम आता है आज तक कि चौधरी चरण सिंह ने अच्छी खासी चल रही सरकार को गिरा दिया, अब उनको चलने नहीं दी इंदिरा गांधी। समझ नहीं आया, पॉलिटिकली बहुत कच्चे थे चौधरी चरण सिंह, शुरू से ग्रामीण नेता थे, भोला आदमी थे, उनको पता नहीं चलता था कि इसका रिपरकशन क्या है। तो समझ गए, कहानी यहां तक समझ में आ गया। तो प्रधानमंत्री कौन इसके बाद? मोरारजी, याद रहेगा। मोरारजी के बाद कौन? चौधरी चरण सिंह। आपका चौधरी चरण सिंह, और चरण सिंह कहां तक पहुंच चुके हैं हम? 78 अब से निपट गया। अब आपका फिर से क्या 79 आ गया। फिर से क्या होता है? चौधरी चरण सिंह के बाद कौन बनते हैं प्रधानमंत्री? वापिस इंदिरा गांधी। कभी नहीं भूलोगे, कैसे पढ़ोगे तो। अब इंदिरा गांधी कैसे बनी प्रधानमंत्री? चुनाव हुआ या वही बन जाती है प्रधानमंत्री? दौड़ तोड़ करके चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी बोली कि हम समर्थन देंगे नहीं, चौधरी चरण सिंह बेचारे फंस गए, इन्होंने तोड़ा था पार्टी। ये कहते हैं कि वापिस मुरारजी के समर्थन भी हम भी नहीं देंगे, तो हम कहां जाएंगे? चुनाव में। और उसी समय उन्होंने एक नया दल बना दिया। वो कौन सा दल था? लोकदल, जिनमें अजीत सिंह जी और बाद में उनके बेटा, नाम नहीं पता हमें, जयंत चौधरी, वही उसी पार्टी का हिस्सा है। ये वही से ऑरिजिनेट हुआ है सब पार्टी। समझ में आ रहा है तुमको? तो चौधरी जी का भी लगभग पॉलिटिकली थोड़ा सा ग्रेवेंसेस घटा। इंदिरा गांधी वापिस से 1980 में सत्ता पकड़ गई। देश की जनता को लगा भरोसे के लायक लोग है नहीं। चौधरी चरण सिंह भी भरोसे लायक काम नहीं, भरोसे लायक क्या काम, उनके साथ धोखा हुआ, मुरारजी देसाई के साथ धोखा हुआ। हालांकि इंदिरा गांधी लोगों ने कन्विंस कर गई कि भाई इन सब से सरकार चलने वाला नहीं है, हमको 2 वोट अस्थाई देंगे हम सरकार। और इंदिरा गांधी को 1984 के अंदर सिखों ने गोली मार दिया, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने। सिखों ने गोली मार दिया, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इधर आइए वापस, नीलम संजीव रेड्डी 1982 तक हैं। अब 1982 से वापस फिर कौन आएंगे? बिल्कुल जिस समय इंदिरा गांधी को गोली मारा गया उस समय एक सिख राष्ट्रपति थे देश के अंदर। ध्यान दीजिएगा, इस समय पंजाब में बहुत बड़ा खालिस्तान आंदोलन चल रहा था। खालिस्तानी आंदोलन आज भी सुनते हो ना, खालिस्तानी। तो ये बॉर्डर वाला एरिया को एक अलग देश करने का मांग कर रहे थे। ये उस आंदोलन को इंदिरा गांधी बहुत बेरहमी से कुचल रही थी, इसलिए पंजाबी भाई लोग बहुत नाराज थे उस समय। तो पंजाबी भाइयों को खुश करने के लिए एक पंजाबी राष्ट्रपति दिया गया, ज्ञानी जैल सिंह को दिया गया। ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? पंजाबी। लेकिन 1984 में एक बहुत बड़ा दुस्साहस का काम कर जाती इंदिरा गांधी। हालांकि मैं साहस का काम बोलूंगा कि तख्त हरमंदिर साहब के अंदर गोली चलवा देती है, क्योंकि वहां भिंडरवाला नाम के आतंकवादी छुपे हुए थे। अब वहां गोली चलाने के बाद क्या होता है देखो, कि ध्यान से समझने वाली बात है कि सिख काफी नाराज हो जाते हैं। सतवंत सिंह बेअंत सिंह नाम के 2 सिख इंदिरा गांधी के अंगरक्षक रहते हैं। उनको क्या कर दिया जाता है?
हटाया नहीं जाता है। देश के हाँ सुरक्षा एजेंसी का इनपुट था कि आपको मर्डर कर सकते हैं, इनको हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी कहती है कि अगर अभी हटा देंगे तो सिखों का विश्वास बिल्कुल खो देंगे और दंगा और भड़केगा और आगे शांत भी नहीं होगा। इंदिरा गांधी कहती नहीं हटाएंगे और 1984 में इंदिरा गांधी के उसी दो अंगरक्षक ने इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया। खेल खत्म इधर से हो जाता है इंदिरा गांधी का। अब इसी बीच में राजीव गांधी विदेश में रहते हैं और राजीव गांधी वही राजीव गांधी जो कंप्यूटर लाएंगे। कब बुलाया गया राजीव गांधी को? भैया 84 में बुलाया गया और 84 से 85 राजीव गांधी रहते हैं इंदिरा गांधी वाला बहुमत पे। 85 में चुनाव होता है और कहा जाता है आज तक कभी किसी को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है। राजीव गांधी जिस समय मासूम चेहरा दिखा के कहीं खड़े हो जाते थे, जनता रोती थी, मां मर गया बेचारे का, गोली मार दिया, वोट देंगे। लोग कहते थे कि तुम आराम करो बाबू, बहुत सुकुमार हो, विदेश से आए हो। अपन जनता गरीब टाइप के लोग एकदम भावुक हो गए थे। इतना % बहुमत, 400 प्लस सीटें, काफी भावुक हो गए थे। 450 90% बहुमत पटक दिए। तो कहा जाता है अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत कहाँ रहा है? राजीव गांधी की इस सरकार में। जनता साथ साथ रोती थी कि बेचारे ने बहुत बड़ा धोखा हुआ है, भाई मरा कुछ साल पहले और माँ मर गई, अकेला आदमी है, विदेश से मेहरारू लेके आ गया है, मतलब पत्नी बिहारी में, तो उसको कुछ समझ भी नहीं आता है, बेचारे को खाना भी नहीं देती होगी ठीक से। मतलब ऐसी बातें कर करके जनता रोती रहती थी उसके लिए। इतना प्रचंड बहुमत, बंदा भी नहीं टिका। 1990 तक तो आपका 89। इसने भी क्या किया, अपनी मम्मी के तर्ज पर थोड़ा सा पहले चुनाव करवा लिया। चुनाव पहले करवाया कि अभी सहानुभूति का लहर है, बाद में एक्सपायर ना हो, और थोड़ा दिक्कतें भी आने लग गई थी इस समय। दिक्कतें क्या आने लग गई थी? जनसंघ और विश्व हिंदू परिषद उभार पे था, हिंदू मुस्लिम कार्ड खुल के खेला जाना शुरू हो गया था। जनता दबाव में था कि हम विकास की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी कंप्यूटर लाए हैं, यहाँ तो वोट में हिंदू मुस्लिम बातें हो रही है। शाहबानो केस उसी समय का है, साराबानो केस उस समय का हो जाता है, मंदिर का ताला उस समय खुलवाया गया। बहुत सारे घटनाएं हम शॉर्ट में निपटा रहे हैं। राजीव गांधी का एसेसिनेशन हो जाता है ना। लिट्टे समर्थित एक महिला है ना, बेलोर के पास, मतलब बम बन के लिपट के, माला पहनाते समय लिपट के फूट जाती है, विस्फोट कर देती है, राजीव गांधी का मृत्यु हो जाता है। राजीव गांधी की मृत्यु होता है, इलेक्शन का परिणाम आता है, थोड़ा चौंकाने वाला परिणाम था, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ जाता है, क्योंकि इलेक्शन के आखिरी फेज में राजीव गांधी का एसेसिनेशन होता है। तब तक वोट मैक्सिमम पड़ चुका था। देखते ना इलेक्शन फेजेस में होता है। दिक्कत क्या रहा कि इतना बड़ा प्रचंड बहुमत आया, फिर अगली बार में ऐसे टर्न क्यों मार दी जनता? उसमें जनता में थोड़ा थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाली बातें यहीं से शुरू होती है, जो 20 साल लगा माहौल बनने में। 30 साल 90 और 30, 2020, हाँ 20-22 जो भी मान लो। अब यहां क्या होता है कि दूसरा सरकार किसकी आती है राजीव गांधी के बाद? बस यहीं से खेला शुरू। एक और बीपी सिंह है जो उस समय यूथ लीडर थे, जो मोरारजी देसाई के समय पार्टी ज्वाइन किए थे, उनका बहुत चलती रहता था, जिनके नाम पे भड़का करके चौधरी चरण सिंह को हटाया था। बीपी सिंह सरकार बनते हैं, लेकिन कैसे? राजीव गांधी के खिलाफ ही माहौल बनाते हैं, पर्चा लेके घूमते हैं कि राजीव गांधी घोटाला किया है, बोफोर्स तोप में घोटाला किया है, बोफोर्स तोप घोटाला में, और क्या नाम है अपने वो सूर्यवंशम वाले अंकिल, अमिताभ बच्चन को भी आरोपित किया जाता है और वो पार्टी छोड़ देते हैं, कहते कसम खाते हैं कि अब से राजनीति नहीं करूंगा। बीपी सिंह सबको गर्दा उड़ाता है। और अगेंस्ट सरकार बोले तो कांग्रेस का आदमी था, ये भी हट जाता है मोरारजी के साथ साथ। कोई किसी का आदमी नहीं होता है राजनीति में। अब बीपी सिंह की सरकार बनी, बीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर। ये कौन चंद्रशेखर है? युवा तुर्क, जो राजीव गांधी के से पहले संजय गांधी का दोस्त हुआ करता था। इंदिरा गांधी को 1969 में कमिटमेंट दिया था कि यूपी में सबसे ज्यादा सीट हम जिता के देंगे, हम जवान हैं, फोड़ देंगे तोड़ देंगे। वो भी कांग्रेस से अलग, क्योंकि डूबता जहाज से धीरे धीरे लोग उतरते ही हैं। अब दिक्कतें यहीं से आनी शुरू हो गई थी कांग्रेस के अंदर, राजीव गांधी के एसेसिनेशन के बाद ही। वो तो अब जाके अंततः एक बड़ा जहाज है जो धीरे धीरे करके डूब रहा है, इसको राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, काफी बढ़िया। अब चंद्रशेखर देखो कब का दौर है ये सब बहुत जल्दी हुआ सर, 1990। ऐसा नहीं, सरकारें बहुत फास्ट बदल रही थी, 1990 आ चुका है। अब 1990-91 में फिर से चुनाव होता है। सरकार किसकी आती है? पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल। बोले तुम कब है? पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1991 बहुत महत्वपूर्ण काल है, इधर लेके चलो। अब देखिएगा 1987 से लेके 1992 तक राष्ट्रपति कौन है? हाँ बिल्कुल, अभी देखो ये तो लिखा ही नहीं, ये राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी
जैल सिंह। अब यहां पे राष्ट्रपति कौन है? आपका एन वेंकट, याद रखिएगा एन वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। इसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव के साथ तालमेल किसका रहा है पता है? शंकर दयाल शर्मा। 92 से 97 तक शंकर दयाल शर्मा। कैसे याद रखेंगे? शंकर दयाल शर्मा जो थे ये थे कहां से? मध्य प्रदेश से। एन वेंकट रमन जो हैं ये कहां से हैं? चेन्नई यानी तमिलनाडु से हैं। तो आप देखेंगे इस समय धुलमुल सरकारों का दौर था। इंदिरा गांधी का जाना, राजीव गांधी साउथ इंडिया पे फोकस किए थे और साउथ इंडिया से राष्ट्रपति लाए थे कि साउथ इंडिया से हम ज्यादा सीटें लाएंगे, क्योंकि उत्तर भारत पोलराइज हो गया था उस समय तक। मंदिर के नाम पे, साहबानों के नाम पे खूब आंदोलन चला रहा। ठीक आज जैसा ही माहौल था। राहुल गांधी देख रहे हो कैसे दक्षिण भारत की तरफ जा रहे हैं, उधर से सीटें लाएंगे। राजीव गांधी पापा वाला ट्रिक, ये पापा ने वही ट्रिक खेला था, वही ट्रिक अपना रहे हैं, दक्षिण भारत से राष्ट्रपति लाना। ध्यान रहेगा। और जब बन ही गया सरकार तो शंकर दयाल शर्मा को बनाया जाता है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा हिंदूवादी संगठनें और ब्राह्मण बहुत नाराज थे कांग्रेस से, और कोर वोटर हुआ करते थे, सवर्ण कोर वोटर थे उस समय कांग्रेस के, वो टूटे थे। तो राष्ट्रपति का जनरली चुनाव के समय वो ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा नाराज जाति विशेष व्यक्ति है, दल है, संगठन है, उसको खुश करने की। जैसे अभी दलित राष्ट्रपति बनाया गया है, कहीं मुस्लिम बनाया जाता है, समझो। राष्ट्रपति से तुम देश के पॉलिटिक्स को समझो। इस क्लास में मैंने पहले ही गेस करके बताया था, 2-3 बच्चे कह रहे थे उस समय, क्या वो कैसे पता था कि इसमें महिला और दलित राष्ट्रपति आएगी? मैंने पहले ही बता दिया था। आइडिया है, दलित नाराज है भाजपा से, ऐसा माहौल बना दिया गया है, और महिला इसलिए कोई विरोध ना कर सके, एक्स्ट्रा वोट मिल जाए, जिता देंगे। अब देखिए 97 से 2002 तक कौन? KR नारायणन। और KR नारायणन के बाद का दौर हम अब बताने का जरूरत महसूस नहीं करते हैं। ये एपीजे के बाद सब याद होगा, बताने का जरूरत नहीं। यहां आइए, नरसिम्हा राव 1900। अब LPG, वैश्विक पटल पे भारत के लिए सारे दरवाजे खोल देना। LPG, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण वगैरह 1991 में किसका देन है? नरसिम्हा राव सरकार का, जिसके वित्त मंत्री कौन होते थे? मनमोहन सिंह जी। आगे बढ़िए, 96 के बाद फिर से चुनाव होता है। किसको सीट मिलता है सबसे ज्यादा? किसी को नहीं मिलता है, फ्रैक्चर मैंडेट। तो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? प्रथम बार 13 दिन के ये प्रधानमंत्री AB वाजपेयी, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी टिक नहीं पाते हैं, बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? गुलजारी लाल नंदा। वो तो उसके समय थे, उनके समय थे। HD देवगौड़ा, याद रखिएगा, HD मतलब हायर डेफिनेशन, देवगौड़ा। HD देवगौड़ा कौन थे भाई? ये मुख्यमंत्री थे कर्नाटका का। इनको बुला के सीधा क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री। जैसे मोदी जी मुख्यमंत्री थे ना गुजरात के, और सीधे आए प्रधानमंत्री बने, वैसे ही HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा के बाद के ये सब इतना सारा प्रधानमंत्री बदलाए, और समय कितना बीतता है? 5 साल नहीं बीत पाया पूरा। कितना साल बीतता? मिड टर्म पोल कराया जाता है और 2 साल मात्र निकले हैं। इतना सारा बखेड़ा हुआ देश के अंदर। कहा जाता है देश राजनीतिक रूप से अस्थिर था, एक दूसरे के गला काटने पे सारे लगे हुए थे, पार्टियां काफी लड़ रही थी, देश सांप्रदायिक गोलबंदी में भी शिकार हो गया था, और भाजपा की सरकार 13 दिन वाली सरकार गिरा ही इस दम पे गई थी। जाके विपक्ष से बोल दिया था कि जो सांप्रदायिकता के साथ है वो भाजपा की तरफ बैठे, और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, सामुदायिक पार्टी का ठप्पा लगाया कि खूब कोशिश किया गया था। बाद में उस ठप्पा से इनकार भी नहीं दल को। मात्र 2 साल के अंदर ये सारा खेल हुआ। अब चुनाव कब होना था? 2001 में। चुनाव कब होता है? 1998। 1998 में चुनाव होता है। फिर किसकी सरकार बनती है? फिर वाजपेयी जी की सरकार बनती है, और AB वाजपेयी, और 13 दिन तक यहां सरकार 13 माह तक, और फिर सरकार गिरा दिया गया। अल्पमत की सरकार थी, फ्रैक्चर मैंडेट आया था, यानी बिखरा हुआ जनादेश आया था, सरकार गिरा दिया गया। इसके बाद देखेंगे कि भैया कब का समय है? 13 माह 1999। फिर से क्या होता है आपका? फिर से अब AB अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सरकार कौन बनाता है? 13 साल वाला? कोई नहीं।
फिर से मध्यावधि चुनाव, तो कहा जाता है देश की अर्थव्यवस्था एकदम खोखली हो गई थी, लगातार चुनाव करा करा के कोई काम ही नहीं हो पा रहा था। सबको लगा था कि भारत में स्थितियां बहुत खराब हो गई है, शायद भारत का लोकतंत्र बिगड़ जाए। ऐसी बातें होने लगी थी वैश्विक पटल पर। तुम सब बच्चे होगे कि अभी होगे भी नहीं, शायद 2000 का दौर आ रहा है, नहीं होगे। देश के लोकतंत्र बहुत खराब हालत में था। ठीक हुआ तुम लोग थोड़ा लेट आए धरती पर। उसके उस समय हालत और बहुत खराब था, बट वैकेंसी ठीक आता था। देश का हालत ज्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन अब तो ठीक आई नहीं वैकेंसी। आगे बढ़िए, अब कहां पहुंच गए हम? 1900 फिर चुनाव हुआ, और कब तक? 2004 तक। लेकिन दुख की बात है कि 2004 से थोड़ा पहले एबीपी कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव करवाते हैं और वो सत्ताच्युत हो जाते हैं। और 2004 से लेकर के 2009 और 2009 से लेकर के 2000, ये दोनों तब तक है मनमोहन सिंह जी, एम सिंह, और अभी एम सिंह। और 14 से लेकर के आपका 19, और 19 से लेकर के आपका 2024, और 2024 से लेकर के भगवान जाने अभी तक है आपका नरेंद्र दामोदर दास NDDM। ठीक है, पूरी प्रधानमंत्री का ऑर्डर तुम अब कभी नहीं भूलोगे। स्टोरी फॉर्म में तुमको समझ में आ गया। जवाहरलाल नेहरू का ये से रहना, फिर आपका निधन हो जाना 64 में। ध्यान रखिएगा, 62 के युद्ध के बाद 64 में निधन। लाल बहादुर शास्त्री का आना, फिर चले जाना। इंदिरा गांधी का 66 से 67, 67 में चुनाव, 67 का चुनाव जीत जाना, पार्टी से अलग हो जाना। 69 में ये वाला पंगा करवा देना, हरा देना। उसके बाद फिर से पार्टी टूट जाना। चुनाव को 71 में पहले करा लेना, 76 से पहले 1 साल इमरजेंसी लगा देना। इमरजेंसी के बाद 77 में वापस चुनाव कराना। 3 साल तक ढुलमुल सरकार। इसमें ढुलमुल सरकार में कौन कौन भैया, यह देख लीजिए। यह वो मिटा दिया था क्या हमने? हाँ, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी, चौधरी चरण सिंह, वापिस इंदिरा गांधी का 80 से 84 आना, 84 में असैसिनेशन हो जाना। फिर राजीव गांधी का 1 साल इंदिरा गांधी के बहुमत पे चुनाव प्रधानमंत्री रहना। फिर 85 से लेकर 90 तक, 89 में पहले चुनाव करवाते हैं ये, 89 में इनका डेथ हो जाना। 90 से लेकर के 91 तक VP सिंह और चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री के रूप में बनना, लेकिन आपका ये भी जनता दल की सरकार नहीं चल पाई। तो जितना भी प्रयोग हुआ गैर कांग्रेस सरकार बनाने का, वो असफल हो गया था। तो गैर कांग्रेस सरकार असफल हो जाती थी। PV नरसिम्हा राव का सरकार आया, 91 से लेकर 96 तक का दौर रहा। 96 के बाद फिर से वाजपेयी जी, देवेगौड़ा और IK गुजराल, ये एक असफल प्रयास रहा 2 साल तक। उसके बाद फिर से 13 माह वाजपेयी जी का सरकार रहा, फिर आपका 5 साल वाजपेयी जी, और इस तरीके से खत्म। अब इधर तुमने राष्ट्रपति का ऑर्डर सारा पढ़ लिया है। अब तुमको अगला 15 मिनट में सारे पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में यही पूछते हैं उस समय प्रधानमंत्री कौन था, उस समय राष्ट्रपति कौन था, उस समय निर्णय क्या लिया गया। अगर ये तुमको क्लियर है तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। अब मेरे साथ चलो, अब एक एक पंचवर्षीय योजना उसको हम फिनिश करते चलते हैं। अब पहला पंचवर्षीय योजना उठाते हैं, तो तुमको याद रखने में कोई कठिनाई ही नहीं होगा। पंचवर्षीय योजना भी याद करा दूंगा, साथ साथ सरकारें, सब पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं सारी पंचवर्षीय योजना लिखवा देता हूं। प्रथम का कार्यकाल कब है सर? आपका ऐसे लिखता हूं। दूसरे का 56 से, अब तीसरे का 61 से, बहुत बढ़िया, और चौथी का 66 से 74 ना। अब 66, 67, 68 में रहा योजना अवकाश। क्यों रहा योजना अवकाश भैया? कौन सी परिस्थितियां? एक तो आपका चीन के युद्ध, और फिर बाद में पाकिस्तान से युद्ध, भले ही हम जीत गए थे, बट आपका 2-2 युद्ध लड़ा गया, और अकाल रही बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री का आपका क्या होता है उस समय? आकस्मिक निधन इत्यादि। इन सब कारणों से क्या हो जाता है? योजना अवकाश कर दिया जाता है। योजना अवकाश आपका बंद कब होता है? जब 1969 में आपका, देखो कब चुनाव हुआ था आपका, कब चुनाव हुआ था? 67 में चुनाव में बहुमत तो हालांकि इंदिरा गांधी के पास रहता है, लेकिन पार्टी में स्प्लिट होने का डर रहता है। तो इंदिरा गांधी भी योजना अवकाश के पीरियड में ही निकाली। सब कुछ उसमें देखा जा रहा था क्या होता है, बम कब फटे। बम फटा कब? 69 में। बम फट ही गया, इंदिरा गांधी बच गई, उल्टा उधर ही बम फट गया। वो बम बना रहे थे, खुद ही के हाथ में फट गया। तो अब ध्यान रहेगा कि
अब भूलोगे कभी? तुमको याद आएगा कि 69 बहुत वाइटल टाइम है, महत्वपूर्ण समय है। अब पांचवा, अब 1974 से कब तक चलना था इसको? 78 तक चलना था, या कब तक चला ये? 1974 से लेकर कब तक चलना था इस योजना को? 79 तक चलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या भैया, ध्यान रखिए, 75 में इमरजेंसी लगाया गया। अभी तो लगा था थोड़ा समय पहले आपातकाल, आपातकाल का स्टोरी में नहीं ले गया, हालांकि हमारे पास सुनाने को कहानियां बहुत है। आपातकाल लग गया 1975 में। 1975 में जब आपातकाल लगा है, 76 में इंदिरा गांधी है, ठीक है, 77 में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी है ही नहीं। 78 में कौन आ गया चुन करके? मुरारजी देसाई। तो तुम्हारा योजना थोड़ी चलाएगा, बोला बंद करो इंदिरा का योजना, 78 में बंद। अब आइए छठी, भूलोगे कभी? 1978 से लेकर के नहीं चला, बोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आपका योजना नहीं चलेगा। हालांकि 1980 तक ये नहीं गया। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से योजना लेकर के आ गई। बोलो क्या नहीं चला तो क्या चला? इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। इसको क्या बोलते हैं? तुमसे पूछा जाए रोलिंग प्लान किसने चलाया? जनता पार्टी सरकार, मुरारजी देसाई ने। किसका देन था? गुरनाट मिलनाल का देन था। प्लान्ड इकोनॉमी नहीं, पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा पुस्तक में उल्लेख किया था कि रोलिंग प्लान का, और गुरनाट मिलनाल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रोलिंग प्लान आया। किसके समय में रोलिंग प्लान आया? मुरारजी देसाई के समय में आया। इसी के समय मुरारजी देसाई का मान लो थोड़ा सा समय चौधरी चरण सिंह को मिला, दोनों का समय, ज्यादा समय मुरारजी देसाई के पास था। अब हाँ, अब देखिए 80 से 1985 तक था, हालांकि इंदिरा गांधी का 84 में एसेसिनेशन होता है। आगे आइए, राजीव गांधी फिर से रहेंगे, छठा आ गए हैं। सातवां का कब तक कार्यकाल है? 85 से 90 तक। आठवां कब से कब तक है? अब 90 में फिर से राजीव गांधी का चला जाना, और 2 साल के लिए फिर से क्या? बीपी सिंह और चंद्रशेखर का सरकार। ठीक से काम होना नहीं, 91 में देश के पास पैसा नहीं, तो काहे का योजना? कब बनता है योजना? 8वां, 92 से। बहुत बढ़िया, याद रहा कारण? तो कितने बार योजना अवकाश हुआ है? 1 बार, 2 बार और 1 यहां पे। कितने बार? लिंक टूटा है 3 बार। तो यही पूछा जाता है कि भारत में कितने बार आपका योजना का लिंक ब्रेक हुआ है? तो 3 बार। अब तो पूरा लिंक ही फेल करा दिया गया, योजना खत्म ही हो गया, बट इससे पहले 3 बार। अब देखिए 9वां, इसमें कोई लिंक फेल हुआ नहीं। 10वां ठीक ठाक चला। 2011वां बहुत बढ़िया, और 12वां आया था कि 12वां हो गया इसका। 13वां होता है क्या? 12वां ही होता है कई जगह, तो 12वां हो गया। 12वें के इसका 12वां कर दिया मोदी जी ने 2014 में। तो पहले तो कालानुक्रम याद करो। अब बताओ, कभी दिक्कत होगा, कभी भूल भी जाओगे तो कहानी याद आ जाएगा, जोड़ घटा दोगे, 5वीं 6ठी 7वीं सब लिख दोगे, अभी भी भूल जाओगे तो तुम भूला हो, पूरा कहानी सुनाया तुमको। अब बढ़े, काम का हुआ, तुरंत सेट हो जाएगा सारा। क्या क्या ध्यान रखना है? ये कहलाता है योजना अवकाश, ये कहलाता है आपका रोलिंग प्लान, और ये कहलाता है आपका ब्रेक। ब्रेक्स के कारण हैं। ये किस ब्रेक की वजह से हुआ? जनता पार्टी वाला ब्रेक। ये भी कौन सा ब्रेक है? वही जनता पार्टी वाला ब्रेक ही है। क्योंकि कौन सा? इस ब्रेक के समय के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखो, बीपी सिंह और चंद्रशेखर। इस ब्रेक के समय के प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। इस ब्रेक के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री का निधन, इंदिरा गांधी का आना। अब बात उठता है बहुत महत्वपूर्ण। पहला पंचवर्षीय योजना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस कॉन्सेप्ट पर आधारित? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित। हेराल्ड डॉमर मॉडल। अब क्या होता है मॉडल? ये मॉडल कहता है कि अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा करिए। किसका विकास सबसे ज्यादा करिए? प्राइमरी सेक्टर। क्या होता है? खेती का, खनन का, इनका काम सबसे पहले होना चाहिए। इसी बेस पर टिका हुआ यही वो मॉडल था। और नेहरू जी क्या करते हैं? हेराल्ड डॉमर मॉडल के कॉन्सेप्ट्स पर प्रथम पंचवर्षीय योजना को लॉन्च करते हैं। किसी को उच्च प्राथमिकता दिया गया, किसी को नहीं, कृषि को उच्च प्राथमिकता, एग्रीकल्चर को दिया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर आपका क्या हुआ? सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल बांध हो गया, और आपका सरदार सरोवर वगैरह हो गया,
दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सब किस मॉडल पे बना था? इसी समय बना था। हालांकि सरदार सरोवर तो दूसरे में बना, माफी चाहूंगा, सरदार पटेल उस समय नहीं रहे थे जब सरदार सरोवर कहाँ बना है? गुजरात में। भाखड़ा नांगल कहाँ बना है? ये सब भूगोल में आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़े होंगे। अब आता है कि इस पंचवर्षीय योजना में का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य पूछा जाता है आपसे, तो इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कृषि का, सीरियसली, कृषि का विकास, आधारभूत संरचना का विकास। किसके लिए? कृषि के लिए आधारभूत संरचना का विकास। क्लियर है? हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल क्या था? एक हेराल्ड डोमर कौन है ये भाई? हेराल्ड डोमर एक विदेशी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कहा था कि भारत या इस जैसे कोई भी अल्प विकसित देश को विकास करने के लिए सबसे पहले प्राथमिक सेक्टर का विकास करना चाहिए। और एक युवा अर्थशास्त्री उस समय के राजा हुआ करते थे तमिलनाडु के, उनका भी कहना था और उन्होंने बहुत योगदान दिया था इस योजना को बनाने में कि भारत को 10 वर्षों तक धीरे धीरे विकास करना चाहिए, उन सेक्टर्स का विकास करो। देखो, तेज विकास कब होगा? जब विकसित सेक्टर का विकास किया जाए। इकोनॉमिक्स का क्लास है। ऑलरेडी विकसित सेक्टर का विकास कर दो, ओवरऑल वैल्यू क्या दिखेगा? बहुत बढ़िया। धीरे विकास कब होगा? क्लास धीरे कब चलेगा पता है? जब डिटेल में और कमजोर बच्चों को टारगेट करके पढ़ाया जाए तो स्पीड क्या रहेगा? धीरे, कम रहेगा और विकास भी कम दिखेगा। जल्दी विकास करना है क्लास का तो अच्छे बच्चों 4 को पकड़ लो, उसी से नजर मिलाओ, पढ़ाओ, जल्दी विकास होगा। इसीलिए अर्थव्यवस्था में कहा जाता है धीमी विकास भी कई बार बुरा नहीं है। पता तो करो कि धीमी विकास में हो किसका विकास रहा है। अगर उन सेक्टर्स का विकास हो रहा है जो उपेक्षित सेक्टर है तो शुरुआत में उन्हीं का विकास करना चाहिए। देखो, भारत कहां पटरी से उतरेगा? यहीं पे उतर जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना आता है, इसका थीम किससे लिया गया? पीसी महालनोबिस से लिया गया। महान अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, इनको फादर ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स बोलते हैं, भारतीय सांख्यिकी का इनको फादर कहा जाता है। पीसी महालनोबिस को मॉडल को अपनाते हुए लिया गया। बोलो इसमें क्या किया गया? तो इसमें यह किया गया कि इनका उद्देश्य था, देखो कलकत्ता से है ये, पीसी महालनोबिस कहां से है? कलकत्ता। और कलकत्ता समाजवाद का गढ़ रहा हुआ है, जानते होंगे। कलकत्ता में सोशलिस्ट लोगों का पार्टी बहुत दिन सत्ता में रही और आज भी एक तरीके से सोशलिस्ट पार्टी ही है। ममता बनर्जी, भाजपा अभी तक वहां दूर रही है, सोशलिस्टों का गढ़ है वो। तो समाजवाद को लक्ष्य बताया, बोला अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए? समाजवाद। सरकार को क्या करना चाहिए? सभी संसाधनों पे अपना नियंत्रण करके और धीरे धीरे संसाधनों को किस तरफ मोड़ देना चाहिए? गरीबों के तरफ। धन का संकेंद्रीकरण रोकना चाहिए, ये सब एडवाइस दिया था। लेकिन हुआ क्या? अब इस एडवाइस को पूरा करने के लिए सरकार को जब अपने तरफ धन पे नियंत्रण बनाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस पे नियंत्रण करना पड़ेगा। तो सरकार एक कंपनी खोलनी शुरू की। जितनी सारी कंपनी अभी बेचा जा रहा है वो सारी मैक्सिमम कंपनी कब खुली है? 56-61 के दौर में। LIC भी इसी समय खुली है, ध्यान रखना, जो भी बेचा गया 10% स्टॉक। मैक्सिमम PSU इस समय बनाया गया। और तुमको पूछा जाए इस समय जो फोकस एरिया रहा वो क्या हो गया? उद्योग। महालनोबिस का कहना था कि सरकार उद्योग में निवेश करे, सरकार उद्योग के मार्फत खुद रोजगार दे और उद्योग से प्राप्त आय को जनता में वितरित करे और उद्योगपतियों से धीरे धीरे रोजगार छीने। समझ में आ गया? यानी कि सरकार की प्राथमिकता उद्योग किसमें थी? दूसरे पंचवर्षीय योजना में। समाजवाद को लक्ष्य किसमें लिया गया? दूसरे पंचवर्षीय योजना में समाजवाद को लक्ष्य लिया गया। दूसरे पंचवर्षीय योजना में क्या लिया गया? समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। और क्या टारगेट लिया गया? कि इंडस्ट्री लगाएगी सरकार। तो आप देखिएगा इसी के तहत आपका क्या होता है? दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला आदि कारखाने खोले गए। इस समय ग्रामीण विकास पर बहुत फोकस था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस समय चला था? पहले में यही पूछेंगे तुमसे। ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1952 में ही स्टार्ट हो गया था। इसको बोलते थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक किसके समय चला था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य क्या था? उद्योगों का विकास। समाजवाद की तरफ बढ़ता हुआ प्रथम कदम था। और महालनोबिस ने बोला था कि हमारा लक्ष्य क्या है? भारत को समाजवाद की तरफ ले जाना। और ये योजना किसने बना के दिया था? तो पीसी महालनोबिस ने बना के दिया था। बहुत अच्छी बात है। आ जाए अपन तीसरे पंचवर्षीय योजना। और कुछ बहुत सारे फैक्ट्स अगर लगे कि इसमें और एडिशन करने की आवश्यकता है तो हम देख लेते हैं, याद करा दूंगा रहेगा तो। प्रथम पंचवर्षीय योजना को देखें तो क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का
प्रक्रिया आरंभ करना। ये तो तुमसे पूछेंगे नहीं, ये पूछेंगे किसमें प्रक्रिया आरंभ करना था, तो कोई भी टिक कर देगा, आरंभ तो पहले में ही होगा ना। असली उद्देश्य पहले वाले का था क्या, कि संतुलित विकास करना, धीरे विकास करना, प्राथमिक सेक्टर्स का विकास करना पहले वाले का था। इसमें फोकस एरिया क्या था, इसमें फोकस एरिया था आपका कृषि, दामोदर घाटी, भाखड़ा, नंगल, ये सब किसमें बनाया गया, प्रथम में। दूसरे में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इत्यादि बनाया गया, और उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था बनाना था, समाजी समाज की स्थापना करना, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और इसके अंदर उद्योग धंधे और कारखाने खोले गए। और कारखाने कौन कौन खोले गए, तो आप देखिएगा दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला वाले कारखाने खोले गए, याद रख लेंगे आप। अब देखिएगा इसी के बाद क्या होता है, आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना एक समस्या के दौर से गुजरने वाली पंचवर्षीय योजना थी। 2 पंचवर्षीय योजना को तो हम सफल मानेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था, टारगेट क्या लिया गया था, एकदम बड़ा, अचीवमेंट क्या रहा, बहुत छोटा। कैसे अचीवमेंट छोटा रहा, तो आप कारण बता दिया, 2 युद्ध झेलना पड़ा इस पंचवर्षीय योजना के अंदर। 2 युद्ध झेलने से इस पंचवर्षीय योजना के टारगेट से बहुत कम विकास हो पाया। ध्यान दीजिएगा, 2 युद्ध कौन सा था, चीन और पाकिस्तान, 2 युद्ध लड़े। आगे बढ़िए, अब इसमें था क्या, टारगेट क्या था, क्यों अचीव नहीं हुआ, क्यों नहीं अचीव हुआ, टारगेट क्या था, टारगेट था अस्थायित्व के साथ और आपका अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना के स्फूर्त मोड में ले जाना। ध्यान रखिएगा, तीनों, आत्मनिर्भर बनाना और स्फूर्त मोड में ले जाना, मतलब जहां से धक्का लगाने की आवश्यकता नहीं हो, ऑटोमेटिकली जहां से खुद से इकोनॉमी हमारा फ्लो करे। तीसरे पंचवर्षीय योजना अपने आप में एक फेल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग रहा। कहा जाता है ये इकोनॉमिक प्लानिंग ऑलमोस्ट आपका फेल रहा, परंतु कुछ चीजें इसमें बहुत शानदार हुई। उसमें हरित क्रांति, हरित क्रांति हमें कौन सी योजना में मिलता है, तीसरे पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति का जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन, पर दुनिया के लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कहां के व्यक्ति, अमेरिकी परंतु मैक्सिको मूल के, मैक्सिकन मूल के व्यक्ति, जिन्होंने रिसर्च कहां किया, अमेरिका। रिसर्च किया किस पे, मैक्सिकन गेहूं पे किया रिसर्च, और गेहूं की उर्वरता बढ़ाने के लिए बीज का आपका किया गया था रिसर्च करके। और भारत में भी सबसे पहले हरित क्रांति का फायदा किसको मिला था, गेहूं को ही मिला था। तो हरित क्रांति तीसरे पंचवर्षीय योजना में, बोलो तीसरे पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति रहा तो फेल कहां हुआ, लास्ट में तो आया। हरित क्रांति कब लॉन्च हुआ है भारत में, ये जब योजना निकल रहा था। इस योजना को स्थापित करने का श्रेय हरित क्रांति वाला योजना किसको जाता है, प्रधानमंत्री के तौर पे पूछा अगर सवाल तो लाल बहादुर शास्त्री। जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान था पहले, जय जवान क्योंकि युद्ध लड़ जिताए थे बंदा ने। अगर शास्त्री जी का निधन नहीं होता ना तो लंबे समय तक वही प्रधानमंत्री रहते और इक्वेशन ही पूरा का पूरा देश का बदल जाता। तो कई सारा शक और शुबा उत्पन्न करता है कि भाई चुनाव से ठीक 1 साल पहले शास्त्री जी के इतने बेहतरीन प्रयोग के बाद विदेश में निधन होना काफी सारे सवाल खड़ा कर देता है। खैर छोड़ो, सवाल है, खड़ा होता रहेगा, रहने देते हैं हम इसको। अब आपका इसमें बोलो, पहले वाले में कृषि, दूसरे वाले में उद्योग। तुमको बोला जाए कि शुरुआती दौर की कौन सी योजना रही जिसमें दोनों ही सेक्टर्स को बराबर प्राथमिकता दिया गया, तीसरा उत्तर बोकारो स्टील प्लांट किसमें खोला गया, तीसरी। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई दूसरी। बोकारो स्टील प्लांट को खोला गया किसके अंदर, आपका तीसरे पंचवर्षीय योजना। और कृषि में भी काम किया गया, परंतु ये योजना इसलिए फेल रहा, तुमसे पूछेंगे शुरुआती दौर की कौन सी योजना रही जो सर्वाधिक फेल योजनाओं में रही, तो तीसरा ही कहना है उत्तर। क्यों फेल हुआ, इसका कारण है 2 युद्ध। इसके बाद क्या आता है, योजना अवकाश। इसमें 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई है ना। योजना अवधि में भारत में 3 बार अवकाश हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण, कुछ इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात नहीं है। और कारण संसाधनों की कमी रहा, सूखा रहा, और पाकिस्तान से युद्ध में खर्चा भी बहुत हो गया था। छोड़ो, ये असली दौर है जिससे सवाल बनेगा। यहां तक से जो भी बनेगा तुम टिका दोगे, टिका तो इसमें भी दोगे। अब 1969 से 74 के में प्रधानमंत्री कौन है, सीन समझिए। ऐसी इंदिरा गांधी जो अपने पैरों की बेड़ियों को तोड़ चुकी है, यानी कांग्रेस पार्टी के बुजुर्गों की मंडली को छोड़ चुकी है। अब आजाद इंदिरा गांधी, आजाद देश, और इंदिरा गांधी को दिलाना क्या है, गरीबी से
छुटकारा। उनको लगा गरीबी से छुटकारा देने के चक्कर में क्या कर दे हम, अमीरी से छुटकारा लाए और अमीरों को पे सबसे ज्यादा डंडा चलाई और सब कुछ धीरे धीरे निजी किया। बैंक निजी किया, खान निजी किया, पूरा का पूरा। आपको पता होना चाहिए रेलवे के अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन था पहले, जो आज किया जा रहा है ना, पहले भी कहीं कहीं था। वो सब कुछ निजी किया, एक एक पैसा जहां सरकार का लगा हुआ था और जनता का भी लगा हुआ था, जनता को रफा दफा किया। कहानियां बहुत है, मोटे मोटे तौर पे मानो कि आपका बैंकों का निजीकरण, प्रिवी पर्सेस का समाप्त होना, पहली बार मौलिक अधिकार पर प्रछाप करना, ये सारा काम कब हो रहा है? क्या? राष्ट्रीयकरण। में उल्टा बोल रहा हूं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। आजकल निजीकरण हो रहा है ना, तो जुबान पे वही चढ़ा हुआ है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, खानों का राष्ट्रीयकरण करना, मौलिक अधिकार पे हस्तक्षेप करके संपत्ति के अधिकार से जनता को वंचित करना, प्रिवी पर्सेस समाप्त कर देना, और इस तरीके के और भी बहुत सारे खतरनाक डिसीजंस हैं। तो संविधान संशोधन इत्यादि कभी हमारे द्वारा पढ़ोगे तो उसके अंदर बताऊंगा। हाँ, वो तो इसमें आएगा, अभी तो वो माहौल हमको दिया। अब देखो, अब हम कहां स्थित हैं? चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री कैसे हैं? बहुत मजबूत। राष्ट्रपति कौन है? इंदिरा गांधी के कृपा पात्र बीबी गिरी। राष्ट्रपति रोकेंगे नहीं, प्रधानमंत्री को अब कोई टोकेगा नहीं। तो अब कुछ बड़े बड़े काम होंगे और बड़े बड़े काम हुए। सबसे पहले संपत्ति पे अधिकार वगैरह करने से उसका फायदा किसको मिला? बोलो कि सरकार को, और सरकार फायदा किस तक पहुंचा देगी? गरीबों को। तो अब हम आएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो सबसे पहला सवाल, चौथी पंचवर्षीय योजना किस फॉर्मूले पे बना हुआ था? तो आपने बोला तीसरी का आपने बताया नहीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना किसी मॉडल पे डिसाइडेड नहीं था। अब देखिएगा, गॉडगिल फार्मूला बोलते हैं इसको। गॉडगिल फार्मूला क्या था? गॉडगिल फार्मूला कहता है ये कि भैया कुछ राज्यों को विशेष राज्य की स्थिति का दर्जा दे दो और उन राज्यों का विशेष रूप से डेवलपमेंट कराओ कि वो पिछड़ रहे हैं, और जो राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्या करो और पुश दे दो। यानी राज्य को विशेष तरीके से इंगित करके योजना बनाने का जो काम था। बैटरी 2% बचा हुआ है, कोई चार्जेस लगाने का उसमें कोई हो गया क्या? लेट्स स्टार्ट। वापस यहाँ पे आप ध्यान लगाइए। वापस चौथी पंचवर्षीय योजना में हम आ रहे हैं। अब यहाँ एक कंफ्यूजिंग लाइन मिलेगा आपको, दोनों में तुमको रेसिस्टेंस यानी आत्मनिर्भरता मिलेगा। बट यहाँ क्या है? आत्मनिर्भरता किसमें? अस्फुट विकास, मतलब खुद से गाड़ी शुरू हो जाए, इतना आत्मनिर्भर बनाना है। और यहां कितना आत्मनिर्भर बनाना है? आपको दोनों में फर्क है। आत्मनिर्भरता के साथ अस्थायी विकास। देखिए, यहां विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की बात कर रहा है। इतना आत्मनिर्भर बना दो कि गाड़ी खुद से स्टार्ट हो सके। यहां कहना है कि गाड़ी लगातार चले, यहां एक बार स्टार्ट होने की स्थिति में गाड़ी आ जाए। यहां कह रहा है गाड़ी चले। तो अगर परीक्षा में सवाल हो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य कहां लिया गया, पक्का आप आंसर करोगे चौथा वाला, अगर कुछ भी शब्द नहीं लिखा गया है तो। और अगर कुछ भी शब्द अगर आपको लिखा हुआ है तो शब्दों पर नोटिस करिएगा कि आत्मनिर्भरता के साथ अस्फुट विकास है, तो आंसर करेंगे तीसरा। आत्मनिर्भरता के साथ क्या है? आपका स्थायी विकास है, तो आंसर करेंगे चौथा। चौथी पंचवर्षीय योजना से सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, आत्मनिर्भरता के साथ अस्फुट विकास या आत्मनिर्भरता के साथ अस्थायी विकास। बताओ, अस्फुट पहले, अस्थायी बाद में। पहले गाड़ी शुरू तो हो जाए, यानी अस्फुट ऑटोमेटिक स्टार्ट, और दूसरा सेल्फ वाला स्टार्ट काम करने लग जाए, और उसके बाद स्लेटर उठाए, यानी गाड़ी आगे बढ़े। समझ रहे हो? ये अस्लेटर उठाने वाला मामला है। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में गाड़ी स्लेटर उठा ले, चलने लग जाए। गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं, और देखिए विकास उपागमन का एक सिद्धांत लाया था कि सेक्टोरियल विकास के लिए जहां जरूरत पड़ेगा पूंजी और आपका फंड और खेत वेत यानी कि जमीनें इकट्ठा करने के लिए सेक्टोरियली वर्क करेंगे। हालांकि इस पे ज्यादा काम पांचवी पंचवर्षीय योजना में लिटरली हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी इस समय और खतरनाक खेलना शुरू करेगी। लेकिन इस समय भी काफी काम कर दिया गया था इस योजना पे, शुरुआत यही हुआ था। अब इंदिरा गांधी का सरकार है, विकास उपागमन सिद्धांत है, और अस्थायी विकास की तरफ ले जाना है चीजों को, और क्या करना है? गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति का प्रारंभ कब होता है? लेकिन श्वेत क्रांति का प्रारंभ बर्जिस कुरियन चौथी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति तीसरे, बर्जिस कुरियन वाला श्वेत क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना का
हिस्सा रहता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि सबसे ज्यादा सफल। पूछा जाएगा कृषि दर में विकास दर में सबसे ज्यादा सफलता कब मिला था? चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि में सफलता आश्चर्यजनक रूप से सबसे ज्यादा था। सबसे विफल योजनाओं में से एक कौन से रहा? तो आपका तीसरी वाला। बात आता है क्या ये चौथी योजना मौलिक रूप से सफल योजना रही क्या? अपने विकास लक्ष्य में पूरा सफल हो सके क्या? तो आपका उत्तर रहना चाहिए नहीं। बोला क्यों नहीं रही भाई? इस समय एक पंगा हो गया। 1971 का चुनाव पहले, 1971 बांग्लादेश के साथ विभाजन कराने भारत को बहुत खर्चा लगा। 1971 में देश महंगाई के दौर में पहुंच चुका था, परमाणु परीक्षण में बहुत खर्चा लगा, रिफ्यूजी का समस्या आ गया था, खेती सही से फिर बाद में होना बंद हो गया। शुरुआत में तो बहुत शानदार हुआ। इन सब वजह से मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गया था। तो सरकार का एक और उद्देश्य क्या चल रहा था? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। तो जैसे ही मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगी सरकार, विकास दर क्या हो जाएगा? कम। यानी ये पंचवर्षीय योजना बल्कि शुरुआती दौर में बहुत अच्छा परफॉर्म की, बट अंत में बांग्लादेश वाले शरणार्थी का समस्या, तुम्हें आइडिया नहीं होगा, बांग्लादेश के विभाजन के बाद भारत में लगभग कहा जाता है 20-30 लाख शरणार्थी घुस गए थे बांग्लादेश से। 20-30 उस जमाने में। आजकल सारे बांग्लादेशी शरणार्थी कई बीकानेर में भी आ गए हैं, जो बांग्लादेश से आती है, वो लेडीज वीडीज ज्यादातर बंगाल की तरफ से काम वाम करने के लिए। दे ऑल आर ऑलमोस्ट रिफ्यूजी। अब तो खैर बहुत समय गुजर गया, तो अब तो क्या, अब तो भारतीय बन गई, सबने आधार कार्ड बनवा लिया। उधर से एंट्री मारे थे, नक्शा अच्छा इधर राजस्थान का नक्शा है। तो बांग्लादेश वाला कहानी समझ गए। इन सब वजहों से क्या हुआ? ये पंचवर्षीय योजना फेल। तुमसे पूछेंगे किस पंचवर्षीय योजना में बांग्लादेश का विघटन होता है? तो आप बोलोगे चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना ने भारत को शरणार्थी की समस्या है जूझना पड़ा? चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल फार्मूला के आधार पर लॉन्च किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना। गाडगिल फार्मूला क्या है? विशेष राज्यों के लिए विशेष दर्जा। जैसे राजस्थान ने भी मांग किया था हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो, हमारा मरुस्थल है, हालांकि मिला नहीं, क्योंकि खेत भी तो बहुत सारा है, राजस्थान बहुत बड़ा, इतना बड़ा, तो भाई इतना सा ही तो मरुस्थल है, नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलता किस हैसियत पर है? गाडगिल ने एक फार्मूला बनाया है, उस फार्मूला में सेट बैठेगा मामला तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो आपसे परीक्षाएं पूछ सकते हैं। क्लियर है यहां तक सारा बात? क्या है? विकास दम हुई, आराम से नमस्लेटर पकड़ ले। और यहाँ पे क्या है? इंदिरा गांधी का सरकार है, सारा निजीकरण, सॉरी फिर से कह रहा हूं निजीकरण, राष्ट्रीयकरण का दौर चलेगा, केंद्रीय विकास उपागमन का सिद्धांत चलेगा, आगे बढ़ जाइए। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने बोला, अब ये कह रहे लग गए विपक्ष वाले सारे, इंदिरा हटाओ, और इंदिरा कहने लग गई कि गरीबी हटाओ। देखो हमने अमीरों की ऐसी तैसी कर डाली है, गरीब कह रहे हैं वाह बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी कर दूंगी, क्या? कल्याण। ऐसी तैसी नहीं, कल्याण। यानी कि अब गरीब क्या है, बहुत खुश हो जाता है बेचारा अगर अमीर परेशान हो। किसी का मर्सिडीज पंचर हो जाता है तो क्या हो जाता है? साइकिल वाला को वैसे ही मजा आता है, अरे बहुत बढ़िया है ना, ऐसा होता होगा, नोटिस किया होगा। हमें तो बड़ा अच्छा लगता था शुरुआती दौर में, कोई कार वाला का पंचर हो जाए, अपन साइकिल से स्कूल जा रहे होते थे ना, और हो गया ना, अच्छा लगता है। तो हम गरीब जो है ना ऐसे खुश जाते हैं, अमीर परेशान होता है। तो इंदिरा गांधी ने इसी का फायदा उठाया। तो पहले क्या किया? अमीरों को परेशान किया यहां पे। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या किया? गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो सबसे पहला सवाल, गरीबी कब हटाओ का नारा दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना। हाथ से खाते हैं गरीब, कौन? अमीर गरीब सारे खाते हैं, हालांकि तो उसने बोला था हाथ से खाते हो, हाथ कभी रुकने नहीं देंगे, मतलब खाना कभी रुकने नहीं देंगे, हाथ को वोट दो, इतना वायदा करो। अब याद रख पाओगे इस कहानी के बाद? कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पहले हाथ नहीं था, पहले गाय और बछड़ा, बाकी सब कचड़ा था। मतलब पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? गाय और बछड़ा। बाद में हाथ चुनाव चिन्ह मिला डिवीजन के बाद। हाथ से खाते हैं, हाथ को वोट देंगे। इंदिरा गांधी ने माहौल बनाया था। उड़ीसा में इस समय भाषण हुआ था, उसका बहुत यादगार भाषण रहा था। वहीं बोला था, हमें पता है इंदिरा हटाओ बोलते बोलते हमें ये रास्ता से हटा देंगे, लेकिन हमारे सिद्धांतों को कैसे हटाएंगे? कि मेरा सिद्धांत है गरीबी हटाओ। वो मोदी जी वहीं से तो सीखे थे बात। ये कहते हैं मोदी हटाओ और मैं कहता हूं देश ये करो, वहीं का कॉपी किया हुआ बात है। मुझे देख के बात हमें कॉपी लगता है, पढ़ोगे ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या बोला था इंदिरा गांधी ने कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, वो और वे वाला स्टाइल मोदी जी का नहीं है, इंदिरा गांधी का है। और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। क्या हटाना है? तो जनता बोलेंगे ना गरीबी। तो गरीबी हटाओ के बाद इंदिरा गांधी बहुत प्रचलित हो गई और 1980 के चुनाव में बहुमत आ जाता है इंदिरा गांधी का बाद में। हालांकि ध्यान दीजिएगा, आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था,
कब दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? और हालांकि नारा दिया गया था पंचवीं पंचवर्षीय योजना में, इसका नारा का इस्तेमाल किया गया था कब? इमरजेंसी के बाद जब चुनाव होना शुरू हुआ, जब उनसे चल नहीं पाया सब लोगों से 1978 के दरमियान, तो ये 78 कह रहा हूं आपका, ये तब असल में नारा दिया गया था। तो कई सारे जो शिक्षाविद हैं वो कहते हैं गरीबी हटाओ का नारा जो है छठी पंचवर्षीय योजना का है, बट तुम एकदम खारिज कर देना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दे दिया गया था। राज्यों के भी तो चुनाव होते थे, इंदिरा गांधी वहां भी जाके ही कहती थी गरीबी हटाओ। ये योजना में नहीं लिखा जाता है, ये नारा जो है लीडर्स जनरेट करते हैं और नारा ही पूछते हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना किस लिए ध्यान रखा जाएगा? गरीबी हटाओ, हाथ से खाते हैं। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा, इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम जारी किया जाता है। अच्छा, 20 में किससे पूरा पूरा भाग जाता है? बोलो 4 से भी जाता है, 5 से भी जाता है। यानी अब तुमको ध्यान है कि 5 में गरीबी हटाना है, 5 हाथ से खाते हैं, तो उसी में ना 20 सूत्री कार्यक्रम लाएंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम लाया किसके लिए गया था? गरीबी हटाने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न, 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में लाया गया। और इस 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर था क्या? तो 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कि मिनिमम आवश्यकता लायक चीजें लोगों तक पहुंचाओ और मुफ्त में अनाज अनाज बांटना, पैसे बांटना। ये सारा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इंदिरा गांधी के टाइम में। जो आजकल मोदी जी भी फुल कर रहे हैं ना, अनाज दो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ कॉपी किया इंदिरा गांधी से। व्यक्तित्व भी कॉपी किया है, बहुत कड़क व्यक्तित्व। हालांकि मोदी जी का व्यक्तित्व इंदिरा गांधी इतना कड़क नहीं है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व इनसे ज्यादा कड़क था इस मामले में। बढ़िया, मैं अब समझ रहा हूँ, थोड़ा दिन और बस बर्दाश्त करो, फिर उसके बाद फ्री कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ध्यान क्या रखना है? बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया गया। बोला है बेरोजगारी पर भी कोई सरकार विशेष ध्यान देती थी क्या? यस। क्यों दिया गया? तुमसे पूछा जाएगा। पहली बार बेरोजगारी पर विशेष ध्यान देना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? अरे भाई, इतना ज्यादा आंदोलन चल रहा था, 1971 में मैडम सरकार बनाई और 73 में बिहार में जबरदस्त आंदोलन। 74 इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला राज्य बिहार था। मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर को भगा दिया गया घर से और शिक्षा मंत्री का घर जला दिया गया बिहार में। इतना खतरनाक आंदोलन, यही तो पृष्ठभूमि तैयार करता है इमरजेंसी का। कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सब ऐसे ऐसे घटना, बिहार के आंदोलनकारियों को बुलाया गया गुजरात कि आ जाओ। उसी के बाद वो 31वां 33वां 32वां संशोधन, 32 से निकालने वाला वो सब बनेगा कि आ जाओ यहाँ भी आग लगाना है। तो पहुंच गए सारे गाड़ी में भर भर के और बहुत जरा जलाया दोनों राज्यों को। इसके बाद इमरजेंसी, दोनों जगह नेता कौन? वहां मुरारजी हंगामा करवा रहे हैं, इधर जयप्रकाश नारायण। बड़े नेता का जरूरत होता है। देखो, अकेले आग लगाने वालों से कुछ नहीं होना है, उसके पीछे एक बड़ा नेता का सपोर्ट चाहिए। ऐसा बड़ा नेता जिसको मीडिया कवर करे, जिसके रोड पे निकलते हैं सारे मीडिया ओपी भैल निकल रहे, ये निकल गया। देखते हो आंदोलन में ही होता है। मैं राजस्थान में क्या देखता हूँ, बच्चों आंदोलन करते हैं, इनको कोई नेता का सपोर्ट नहीं मिलता है। तुम वैसे बैठे हुए, उपेंद्र यादव बेचारा संघर्ष करता है, कोई आती नहीं है। उनको लगता है कि नेता यहाँ क्या, अच्छा किरोड़ी लाल मीणा आते थे क्या? अच्छा, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, फिर मेरा बहुत कम समय गुजरा है अभी राजस्थान में, कुछ भी नीतिगत निर्णय टिप्पणी नहीं करूंगा। तो बेरोजगारी पर सबसे पहले आपका 5वां में गरीबी हटाओ, 5वां 20 सूत्री कार्यक्रम, 5वां। और 5वें का दौर कौन सा चल रहा है? 74 से। किस पंचवर्षीय योजना के दरमियान आपका आपातकाल लगाया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपातकाल आ गया। कब आपातकाल आया? 1975, 25 जून 1975, 25 जून 1975। हालांकि आपातकाल का घोषणा 26 तारीख को हुआ है, तो किताबों में तारीखें क्या अपनाई गई? 26 तारीख अपनाया गया। अब देखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना सफल पंचवर्षीय योजना है। यह सफल पंचवर्षीय योजना है, हालांकि इसको समय से पहले डिस्टेबलाइज कर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले खत्म किया गया? यह पंचवर्षीय योजना रहेगा 5वीं को बोला गया। तो 5वीं पास मत कर, रहने दे, उसको रोक लिया गया कि एक बार और अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़। और किसने रोका? मोरारजी देसाई ने। जनता पार्टी की सरकार आई, करेक्ट है। जनता पार्टी की सरकार ने जो चलाया वो कहलाया क्या? रोलिंग प्लान कहलाया, अनवरत योजना कहलाया। और अनवरत योजना को किसने समाप्त कर दिया? इंदिरा गांधी ने 1980 में। और गुरनान मिर्डाल का किताब है एशियन ड्रामा, और उसमें ध्यान रखिएगा जनता पार्टी सरकार और लकड़ावाला समिति का योगदान था इसको बनाने में। रोलिंग प्लान कौन बनाया था? लकड़ावाला समिति। गरीबी के, जब गरीबी अगर कभी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को तो उसमें लकड़ावाला आएगा।
है ना, सुरेश तेंदुलकर आएंगे तो लकड़ा वाला समिति। खैर गरीबी तो हटाना है, पढ़ाना थोड़ी है, गरीबी हटाओ। 1980 आ गए, क्लियर है? रोलिंग, बातचीत नहीं करोगे तुम लोग, थोड़ा सा रिलैक्स। रोलिंग प्लान के बाद आपका ये आ गया, आपका इसको क्या बोलते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना। अब छठी पंचवर्षीय योजना में फिर से वापस कौन है प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। तो बचा हुआ काम करेगी या नहीं करेगी? बोलो क्या काम बच गया था? वही गरीबी हटाओ। इतना जल्दी थोड़ी गरीबी हट जाएगा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम यही सब है ना। तुम छठी पंचवर्षीय योजना जब भी पढ़ोगे तुमको यही दिखाई देगा कि इसमें फिर से क्या उद्देश्य लिया गया, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि के उद्देश्य के साथ जारी योजना छठी। फिर बच्चे आ जाते हैं योजना वाले क्वेश्चन हमेशा लेकर के, आपने 5वीं बताया गुरुजी, आंसर छठी आ गया। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार विधि लक्ष्य किस योजना में लिया गया? बच्चों ने टिका दिया 5वीं खाता है, गरीबी नहीं। गरीबी उन्मूलन का नारा कब दिया गया? टारगेट योजना का नहीं था, समझिए। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है, बल्कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ। क्योंकि इंदिरा गांधी गरीबी उस समय हटा नहीं पाई, हालांकि खुद ही हट गई। गरीबी हटाते हटाते इमरजेंसी लगाना पड़ गया और खुद ही हट गई। यहां पे उसको बहुमत मिला कि गरीबी हटाओ और रोजगार दो, फिर खुद हट गई। तो जिसने भी गरीबी हटाने का देश से प्रयास किया है खुद हटा, इसलिए मोदी जी कभी नहीं बोलते हैं गरीबी हटाओ, या रोजगार की भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि पता है इंदिरा गांधी ने एक बार रोजगार का बात किया था। मन की बात करते हैं, इतिहास पढ़े हुए हैं, वो भी किसी ऐसी क्लास में बैठ गए उनके चाय बेचते बेचते। मोदी जी प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया, सोचा कि इंदिरा गांधी ने 2 बार प्रयास किया गरीबी हटाने का, एक बार सरकार से हट गई, एक बार दुनिया से हट गई, अब मैं प्रयास नहीं करूंगा। तो याद रखिए छठी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था, गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी हटाओ। अब आ जाइए, ज्यादा लंबा कार्यकाल नहीं चलना, योजना खुद ही निपट जाएगा। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन आया है? राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या लाए हैं? कंप्यूटर। अभी पीछे क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी में, तो किसने वैज्ञानिकता की तरफ झुका, किस योजना में भारत का बढ़ा? 7वीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करने लग गए राजीव गांधी। हाँ, विदेश से आए थे ना, पूरा विज्ञान साथ में लेके आए थे सोनिया गांधी। एक झोला विज्ञान, एक झोला सोनिया गांधी भी तो वैज्ञानिक पत्नी। हाँ, पत्नी तो पत्नी होती है, क्या वैज्ञानिक। अब तो खैर काफी बुजुर्ग हो गई, टिप्पणी तो किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। बहू है, मैं हमेशा कहता हूँ, सभी से कहता हूँ, सोनिया गांधी पे अनर्गल, अनैतिक टिप्पणी करके हम भारतीय होने का सबूत नहीं देते हैं। 70 साल 75 साल की लेडी तो सही में भी कोई बहुत बेकार कहीं की लेडी हो, उसको भी इज्जत देना शुरू कर दिया जाता है। 75 साल के, तुमको पता है, बेश्या को भी इज्जत देते हैं। एक संस्कृति का हिस्सा है। वो कह रहे हैं सही बात है, काफी सहमत है, ये सही में सही बात है। हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं कि 70-75 साल की वो भी बहू, और वो भी बहू किसकी, जो वो किसकी पत्नी, विधवा। और किसकी विधवा? जो देश के प्रधानमंत्री, और वो प्रधानमंत्री जिसका देश में असैसिनेशन हुआ है, हत्या हुआ है। ऐसे स्थिति में एक महिला को अगर देश सम्मान नहीं देगा तो ये देश महान कहलाने के लायक तो कम से कम नहीं है ना। इसको है ना प्रमुखता से सोचना कभी। खैर, 85 में कौन आए? राजीव गांधी। क्या लाए? कंप्यूटर। इतना याद रखना पर्याप्त है। यही सवाल आ गया था, बच्चे पेपर दे के आए, सीजल का बोलेंगे सर, अगले दिन पेपर देने जाते थे, एक क्वेश्चन उनको मिलता था। तो 85 से क्वेश्चन क्या बनता है कि 85 से नहीं, 7वीं पंचवर्षीय योजना से। 7वीं पंचवर्षीय योजना है, प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का आपका लक्ष्य क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था समग्रता के साथ विकास करना, वैज्ञानिक पद्धति, और इसके अंदर क्या किया गया था, तकनीकी विकास का कार्यक्रम सबसे पहले अपनाया गया था। यही परीक्षा में आया था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम किसमें किया गया था? इसी योजना के अंदर काम किया गया था। सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानताओं को दूर करना और न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली का स्थापना करना, ये सब भी था। लेकिन ये थोड़ा कठिन हो जाएगा समझाना हमारे लिए। इसका सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? अरे भाई, इस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। कहां? ले फिर बिहार में। और आंदोलन कौन कर रहा था? लालू यादव। हाँ, ये सब जो, अब तो खैर बिहार बहुत शांत हो गया। ये सब खतरनाक काम पहले कहां होता था? यूपी बिहार में। बड़ा आंदोलन कर रहे थे। क्या आंदोलन का नाम क्या था? सोशल जस्टिस। राजस्थान में तो कभी हुआ ही नहीं है। यही स्लोगन था, सोशल। किससे सोशल जस्टिस? अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई थी। कांग्रेस को अगड़ी पार्टी करार दिया गया था, ध्यान दीजिए। धीरे धीरे कांग्रेस से दलित
अलग निकल रहे थे, ओबीसी तो बिल्कुल ही अलग निकलनी शुरू हो गई थी। अचानक से राजीव गांधी को सलाह किसी ने दिया कि आप प्लान लॉन्च कीजिए, उसमें सबसे पहले इस बात का उल्लेख कीजिए कि हम न्याय आधारित व्यवस्था बनाएंगे, सामाजिक न्याय दिलाएंगे, आर्थिक असमानता अपना मम्मी वाला उठा लीजिए। राजीव गांधी पॉलिटिशियन नहीं थे, वो सलाह पे चलते थे, मम्मी से कॉपी कीजिए, आर्थिक असमानता दूर करूंगा। वर्तमान पॉलिटिक्स कहता है सामाजिक असमानता दूर करिए और थोड़ा सा कंप्यूटर दिखाइए, आपका काम सेट हो जाएगा। यही 4 काम हुआ था। तकनीकी विकास, असमानता दोनों स्तर का, आर्थिक और सामाजिक न्याय आधारित व्यवस्था, यही मूल काम था। तो राजीव गांधी का खेल समझ में आ गया तुमको? यही पूछा जाता है। अब बोलो कि योजना सफल हुआ, असफल हुआ था, ये सफल योजना के अंदर ही आएगा, बट मूल रूप से इस समय क्या होता है आपका, तो असली में क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ने लग जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी उस समय थोड़ी सीट जीत गई थी, वो क्या कहती है, राजीव गांधी जो कंप्यूटर लाए हैं इससे बेरोजगारी बढ़ रहा है। एक कंप्यूटर 5 आदमी का काम कर रहा है तो रोजगार तो खत्म होगा ना। वही भारतीय जनता पार्टी बाद में फुल कंप्यूटर लाती है, विनिवेश करती है तगड़े तरीके से। तो ये पॉलिटिक्स है, कभी तुम्हें इसमें मत फंसना कि भाजपा ये करे, कांग्रेस ये करे, सब एक ही करते हैं। ये चाहते हैं कोई दूसरा न कर दे जो हम करना चाह रहे थे। असली खेला इसका है। तो आप पढ़ लीजिए इसमें क्या हुआ। तो आपसे पूछा जाता है, इसी के अंदर जवाहर रोजगार योजना शुरू किया जाता है। किसके लिए? असमानता विकसित करने के लिए। जवाहर रोजगार योजना किसके समय शुरू होता है? राजीव गांधी के समय में शुरू होता है जवाहर रोजगार योजना। और ध्यान दीजिएगा, इस योजना आपका विकास दर सफल रहा, और आपको इतना ही जानना चाहिए, 8वीं में आ जाए, ज्यादा भी डिटेल जाने का जरूरत नहीं है। ये पंचवर्षीय योजना सफल था। जवाहर रोजगार योजना का मतलब क्या था? JRY, जवाहर रोजगार योजना। इसी का तो लड़ाई है। तुमको एक और कहानी, इससे बहुत क्लियर होगा। तुमने सुना होगा कि ये जो प्रधानमंत्री है नरसिम्हा राव, इनका डेड बॉडी कहां? दिल्ली में रहने नहीं दिया गया। डेड बॉडी कांग्रेस मुख्यालय के सामने लाया गया तो सोनिया गांधी ताला बंद कर लेती है, बोलती हम जानते नहीं है कौन है। यानी जरूर वो महिला कहीं ना कहीं दुखी रही होगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया। नरसिम्हा राव का कोशिश था कि धीरे धीरे कांग्रेस से नेहरू गांधी वाला जो लाइनें हैं उसको हटा दिया जाए। पहला एक तरीके से ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने नेहरू गांधी अस्तित्व पे हमला किया। हमला का नमूना देखिए, जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल के क्या कर देते हैं? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के क्या कर देते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना। अब उस समय इंदिरा गांधी थी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं, सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, तो वो कुछ कर नहीं सकी। लेकिन वो लेडी एक बात तो समझ ही रही थी कि हमारे परिवार वाले, यानी कि हमारे पति का किया गया कार्य जो मूल रूप से हमारे पूर्वजों का काम है, नाम है, उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि हमारा जो पैतृक रूप से कांग्रेस का जो हमारा पकड़ था वो कमजोर किया जा रहा है। तो एक तरीके से नफरत का वातावरण था उसके परिवार में। यानी कि कांग्रेस का जो राहुल गांधी का परिवार आज के टाइम पे, उसमें उनके प्रति, कांग्रेस तो उसी खुद का पार्टी था, तभी नरसिम्हा राव के डेड बॉडी को, एकमात्र ऐसे कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिनका डेड बॉडी दिल्ली के अंदर स्थान नहीं दिया गया उनको। ये भी स्टोरी का हिस्सा है। अब तुम कभी भूलोगे नहीं कि भाई जवाहर रोजगार योजना शुरू किसने किया? राजीव गांधी ने। और नाम किसने बदल दिया? नरसिम्हा राव में। हालांकि पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा तुमको, बट आप पढ़ लीजिएगा। योजना अवकाश इसके अंदर आ ही जाता है। और आपको पहले ही बता दिया, आदेशात्मक था पहले, और बाद में क्या किया गया? निर्देशात्मक किया गया। 1991 वाली बात हमने पहले लिखवा ही दिया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखिएगा, मूल लक्ष्य जो था वो क्या था? मानव संसाधन। मानव संसाधन मतलब मानव ठाठ में आ जाए, मानव एकदम काम करने लायक बन जाए, शिक्षित हो जाए। मानव का क्या आ जाए? ठाठ, ह्यूमन रिसोर्सेज। ये तो थोड़ी याद रहेगा, ठाठ आ जाए मानव का, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या आ जाए? ठाठ। ठाठ किस में आएगा? 8 में, भूलोगे नहीं। मानव विकास पे जोर किस में दिया गया? 8 में। 8 में ठाठ आ जाना चाहिए। मानव विकास मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज अर्थात शिक्षा। शिक्षा से तो ठाठ आना है, पढ़ क्यों रहे अपन? यानी शिक्षा पर फोकस पहली बार किया गया। ले अभी कहां? कृषि, उसके बाद उद्योग, कृषि उद्योग दोनों। ये तो भैया गाड़ी स्टार्ट हो जाए आत्मनिर्भरता के साथ, खुद ही स्टार्ट हो जाए सेल्फ में, अरे स्टार्ट होकर एक्सीलरेटर पकड़ ले। इसमें क्या फोकस किया गया? वापस गरीबी हटाओ, है ना। 5वें में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी उन्होंने के साथ रोजगार। और इसके अंदर फिर से आ गए हम क्या? तकनीकी विकास और वितरण, न्याय, समानता, सोशल जस्टिस। इसके अंदर फिर से तुम क्या आ जाओगे? 92 में शिक्षा। सोचो, अब तभी तो शिक्षा में हालत खराब है। कितना साल बाद अपने के बाद आया गया पढ़नो पड़ती अपा, यानी कि शिक्षा। तो मानव संसाधन विकास पे भरपूर जोर दिया गया। कब? इस समय
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, दुनिया भर के कार्यक्रम पटके गए। मिड डे मील कब चलाया गया? अभी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, यूपीपीसीएस में, 15 अगस्त 1995। देख रहे मिड डे मील क्यों चलाया गया? भाई शिक्षा, बच्चे स्कूल जाएं। क्यों चलाया गया? बच्चे स्कूल जाए, प्रौढ़ शिक्षा, बुजुर्गों को भी पढ़ाओ, सिग्नेचर करे, ठेपा नहीं लगना चाहिए, अंगूठा लगाने वाला संख्या कम है, लोग अखबार पढ़ने लायक बने, टीवी देखने चलाने, मोबाइल चलाने लायक बने। राजीव गांधी कंप्यूटर तो ले आए, शिक्षा तो लाए नहीं, तो पहले शिक्षा लाना था, लोग कंप्यूटर चला कहां पा रहे थे? तो ये काम शुरू किया हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे देश के पीवी नरसिम्हा राव। तो शिक्षा पर प्रथम प्राथमिकता देने का श्रेय नरसिम्हा राव को जाता है। भारत में एलपीजी लाने का श्रेय नरसिम्हा राव को जाता है। बट हमें क्या बताया जाता है? मनमोहन सिंह। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह को बता करके पीवी नरसिम्हा राव का नाम मिटाना चाहती थी कांग्रेस, लेकिन हम लोग मिटने नहीं देंगे। अरे सोचो ना, कभी प्रधानमंत्री का जिक्र होता है हमेशा, क्या मंत्री का जिक्र होता है? मोदी तो मंत्री का नाम तक नहीं लेते, या कोई भी, इंदिरा गांधी ने इतना काम किया, मंत्री का जिक्र हुआ क्या? कभी मंत्री का जिक्र होता है? रहा है कल्चर, लेकिन हमें क्या बता दिया गया? मनमोहन सिंह। जन जन में ही वाकिफ करा दिया गया ना कि सारा काम कौन किए थे? वो मंत्री थे, 2 विभागों का मंत्री थे, और क्या हैसियत था उनका? हाँ, टेक्निकली किए वही थे, टेक्निकली मंत्री ही करता है, बस श्रेय किसको मिलता है? प्रधानमंत्री को। लेकिन राहुल, ये सोनिया गांधी उनको श्रेय लेने से वंचित कर दी उनके निधन के बाद। ये गुस्सा था, और जानती हो महिला एक बार गुस्सा कर जाती है तो अदावत बहुत लंबा लेती है। अब तो कह रही है कि अब तो पुरानी, अब तो स्वीकारती थोड़ी है राहुल। इंदिरा गांधी से कई बार पूछा गया, सोनिया गांधी से, कोई अफसोस है इस बात का? कहते ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, आप लोग मीडिया का बनाया हुआ ये सब कहानी है। हालांकि कहानी में था, तो समझ गए। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था आपका? तो आपका मानव संसाधन विकास, अर्थात रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, सारा कार्यक्रम को एक साथ समाहित किया गया था। अब इसके अंदर आइए देखिएगा, इसी काल में क्या होता है? आपका राष्ट्रीय महिला कोष का गठन, और आपसे परीक्षाएं पूछा जाता है ये क्या था? महिलाओं को रोजगार करने के लिए एक अलग से फंड जनरेट किया गया था। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन होता है। मिड डे मील का कार्यक्रम इसी समय शुरू होता है, और आपका निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना और मैला ढोने वाले प्रथा बंद करने का कार्यक्रम किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा इसी समय आता है। सर्व शिक्षा अभियान इसी समय लागू होता है। मिड डे मील इसी समय आता है। बहुत कुछ तो पुस्तकों में लिखा हुआ भी नहीं है, एक सेटअप बन गया तुम्हारे माइंड में। कई चीजें ना ऑप्शन से गेस हो जाता है कि सर ने बताया था शिक्षा वाला मामला है, तो उसी समय हुआ होगा। समझ गए? बाकी इसमें देखोगे तो आपका आधारभूत ढांचा, और आपका लगभग कहा जा रहा है कि इसके अंदर औद्योगिक संरचना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई इसी काल में। देख रहे हो, लिखा हुआ है, समझना चाहिए था। इस समय क्या था? जवाहर रोजगार योजना। नाम बदल के अंकिल क्या कर दिए, इसलिए इंदिरा गांधी नाराज हुई। इंदिरा योजना का भी नाम बदल दिया था। जितना उन लोगों के परिवार परियोजना था बदल दिया। तो बोला मनमोहन सिंह कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? प्रधानमंत्री के पास पावर ज्यादा है, मनमोहन सिंह क्या करेंगे? मनमोहन सिंह ही उस सरकार में थे जो सोनिया गांधी के प्रति वफादार थे। वो रोज आके बताते थे कि मैडम क्या करें, नरसिम्हा राव जी कुछ सुनते ही नहीं है। नरसिम्हा राव व्यक्ति जो चुनाव हारने के बाद उनको बुला के बोलते हैं, ये वाजपेयी जी को, कि देखो आपको सरकार में आया है, मैं बम विस्फोट करने का प्लान कर रहा हूँ, अंदर अंदर चल रहा है, आपको बता रहा हूँ, आपको तो सब फाइल अब पता चल ही जाएगा, एकदम रुकने मत देना, ऐसे रिवेंज में मत जाना कि आपका काम है मेरा काम है। इतना आदर्श आदमी। बोले कि मैं यही बता दिया सारा, पोखरण में बम फोड़ना है, ये फोड़ना है, ये बंदा है अब्दुल कलाम वाला, उन्होंने डिप्यूट किया था, ये सब कर देगा, आप बस रुकने मत देना। ये नहीं कि मैं गरीबी फंड ये वो चलने देना बहुत जरूरी है। दुनिया का प्रेशर बनेगा, अमेरिका को बताना नहीं है, ये वो पूरा काउंसलिंग किया था 3 घंटे बिठा करके। कौन करता है? प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा व्यक्ति थे पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन कांग्रेस ने उसको महत्व नहीं दिया। अगर महत्व देते तो चुनाव ही जीत जाते। कांग्रेस खुद नहीं चाहती थी कि नरसिम्हा राव दोबारा से जीत के आए। समझ रहे हो? इस चुनाव के समय जानबूझ के कांग्रेस कोशिश की थी कि कांग्रेस हार जाए और वाजपेयी या कम से कम बहुमत नहीं आए, ताकि कौन प्रसिद्ध बन जाए? सोनिया गांधी। और माहौल ऐसा हो गया था, कांग्रेस डूब गई, अब सोनिया गांधी को उभारा जाए। जानबूझ के मैच हारना होता है ना, कि मैच हार जाएंगे तो कप्तान चेंज होगा, इस वजह से ऐसा किया गया था। तुम अब लंबे समय तक याद रख पाओगे। किसका दौर है? पीवी नरसिम्हा राव का दौर है। खत्म करिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना में कौन है? अपने प्यारे वाजपेयी जी। हमारे वाजपेयी जी का योजना कैसे याद रखोगे? नहीं याद रखोगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना, वाजपेयी जी 9वीं में आए, है ना। रामनवमी में राम जी आते हैं ना, तो कौन आए रामनवमी में? वाजपेयी जी। रामनवमी, राम जी का बर्थडे, तो ये कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अब तो वो भारत रत्न है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने राजीव गांधी वाला काम उठा लिया।
अब ये पोंगा है, भाजपा हमेशा काम ही किसका उठाते रही है? पुरानी कांग्रेसियों का काम। सीधा सीधा काम उठाया, न्यायपूर्ण एवं समानता के साथ वितरण। पहला टारगेट यह था कि भाई समानता के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो वाजपेयी जी के योजना का थीम क्या था? न्यायपूर्ण समानता के साथ वितरण और आपका विकास। इस योजना में अंतरराष्ट्रीय मंदी जो चल रहा था 1991 में, 91 कह रहा हूं, 2002 सब प्राइम क्राइसिस 98, 99, 2002 में, इसको कर्ब करते हुए भारत पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी ये योजना थोड़ा सा असफल रहा था। बहुत असर तो नहीं पड़ा लेकिन फंड आने में, क्योंकि वाजपेयी जी ने क्या कोशिश किया था? अंतरराष्ट्रीय फंड पर निर्भरता बहुत बढ़ा लिया था, एफडीआई में खुल करके। जिस मुद्दे पर वाजपेयी जी ने कांग्रेस को घेरा था, राजीव गांधी को घेरा था, उसी मुद्दे का ऐसा लगा था कि वाजपेयी जी के रूप में मरा हुआ राजीव गांधी ही आ गए हैं। सेम कॉन्सेप्ट, विदेशों से पूंजी, विदेशों निर्भरता। जैसे मोदी जाते रहते हैं विदेश, वैसे वाजपेयी जी का विदेश जाना और फंड लाना, विदेश जाना, आके बोलना कि फलाना विदेश के हमारे यहाँ पैसा लगाएगा, बस इतना ही काम चलता था उस समय। इसलिए आपका असफल हो गया कि विदेशों से कमिटमेंट बहुत हुआ, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण पैसे कम आए थे। तो पूछते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के कम सफलता या असफलता का कारण था अंतरराष्ट्रीय मंदी। हालांकि भारत पे इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या किया गया? भुगतान बहुत सारे काम किए गए थे। सरकार अपना घाटा रोकेगी, उधारी कम करेगी, भुगतान संतुलन मेंटेन करेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सारे काम किए गए थे। स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन पे बहुत काम किया था। डिसिप्लिन समझ रहे हो, सरकारी खर्चे में कटौती, सादगी, सब शुरुआत किसने किया था? वाजपेयी जी ने किया था। अब इतना कुछ ध्यान रखने वाला है नहीं, सवाल इससे बनेगा नहीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? एक इसका कार्यकाल आ गया सर वापिस, कब से कब तक? अब बोलो 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसका कार्यकाल है? अब आधा मनमोहन सिंह का 2004 से लेकर 7 तक और आधा वाजपेयी जी। तो वाजपेयी जी का फर्स्ट एरा तो बहुत सार्थक नहीं रहा, बट वाजपेयी जी का जब सेकंड एरा शुरू होता है, जिसको बोलते हैं कब से कब तक, तो 99 से 2004 तक, 2004 से अब शुरू होता है 2007 तक, जिसको 10वीं पंचवर्षीय योजना में कवर करते हैं। उसमें वाजपेयी जी ने टारगेट क्या लिया था? गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना। और 2004 में कौन समाप्त हो गया? चली गई वाजपेयी जी की सरकार। जिसने भी गरीबी बेरोजगारी समाप्त करने का बात बोला है, उसकी सरकार रिपीट नहीं हुई है। बेवकूफ है मोदी जी, रोजगार देंगे। आपको पता है जिसने मुझे रोजगार देने का प्रयास किया, उसकी सरकार आई क्या अगली बार? क्या रोजगार मेला वाला करेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं कभी। रैली में लोग कहते हैं रैली में रोजगार की बात नहीं करते मोदी जी। उनको पता है जिसने बात किया वो गया। 2004 में अब याद है, पीछे से पढ़ा था हम लोगों ने, 2004 में चुनाव होता है और वाजपेयी जी की सरकार चली जाती है ना याद आपको? क्यों? 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहते हैं गरीबी बेरोजगारी खत्म करेंगे। जनता ने बोला इसको ही खत्म करो यार, ये गरीबी खत्म करेगा। गरीबी खत्म हो जाए तो मजा कैसे आएगा भैया? सही में मजा नहीं आएगा। गरीबी खत्म हो जाए, कल्पना करो कि बीकानेर में सबके पास कार हो, मर्सिडीज हो, मजा ही नहीं आएगा। सबके पास मर्सिडीज हो, कलर भी मान लो बाद में सेम कर दो। समानता कोई चीज है क्या? असमानता में जो मजा है वो समानता में कभी मजा है? क्लास में मजा तभी आएगा ना पढ़ने का, जब मैं इंटेलिजेंट हूं तुम डफर हो, सबका बराबर नंबर आ गया। अरे क्लास के सारे बच्चा पास हो जाते हैं तो मजा नहीं आता है। मजा तब है जब 12 फेल हो 3 पास हो। पास होने वाले को अलग लेवल का खुशी, फेल होने वाले को अलग लेवल का गम। इसलिए असमानता बहुत आवश्यक है। इसलिए जिसने भी समानता की बात की वो गया। असमानता प्राकृतिक है। असमानता किसने बनाया है? ईश्वर ने। और हम क्या प्रयास कर रहे हैं? समान करने का। जो ईश्वर के सत्ता को चुनौती देगा वो खत्म। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने की बात किया गया। आय दुगना करना, हाँ, आय दुगना करने का पहली बार प्रस्ताव किसमें आया था? 10वीं। 5वीं में था गरीबी हटाओ और 5 दूना 10, इसमें क्या था? आय दुगना। लेकिन आय दुगना हुआ नहीं। अब इस योजना को 2007 में फिनिश होने दिया। मनमोहन सिंह ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो कहा जाता है मनमोहन सिंह के द्वारा पूर्णतः लिखवाई गई अपनी पहली योजना कौन सी थी? 11वीं और 12वीं।
अब पूछा जाता है प्रश्न, अब तक का सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सा है? अब तक का सबसे सफल पंचवर्षीय योजना जो रहा वो 11वीं रहा। अब देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? आपका धारणीय विकास। ये आपको ध्यान रखना, परीक्षा में आ रहा है। स्पीडी ग्रोथ की बात किसमें की गई थी? 11वीं में। एक पर एक, एक और एक दो नहीं होगा, एक और एक क्या होगा? 11, यानी स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ने की बात किसमें की गई थी? लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीव्र एवं समावेशी विकास, एक एक्स्ट्रा लाइन का जोड़ा गया, समावेशी, तीव्र एवं समावेशी विकास कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दो बातें पहले उठाइए। सबसे ज्यादा सफल योजना के रूप में हम किसे ध्यान रखेंगे? 11वीं या 10वीं? तो देखिएगा औसत वृद्धि की दर 11वीं पंचवर्षीय योजना की रही थी 8.3, और इसी को सबसे ज्यादा सफल योजना हम मानेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफलतम योजनाओं में से थी, और थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। इसी के दरमियान तो कहा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ही क्या, तो आपको ध्यान होगा 86वां संशोधन कब आया था? 2002 के अंदर। उस समय सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और बाद में शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कंपलसरी एजुकेशन का टारगेट किसमें लिया गया? 2007 में। और इसी के तहत राज्यों को विशेष फंड दिया गया। तो सरकारें कुछ अलग नहीं करती है, अच्छी नीतियों का कोई सरकार बदलाव नहीं करती है। मनरेगा को बोला था ना मोदी जी ने कि मनरेगा क्या है? भ्रष्टाचार का पुलिंदा है, स्मारक है ये फेल्यूर्स का, मॉन्यूमेंट्स ऑफ फेल्यूर ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट। और क्या किया? लोगों को लगा था मनरेगा बंद किया जाए, किया, उल्टा फंड बढ़ा दिया। तो जनता, हाँ, और कई लोग होते हैं ना भोले जनता, उम्र 50 साल हो गया, मोदी जी आते ही नरेगा बंद करेंगे, मैंने लिख के दे दिया था कि नरेगा नहीं बंद करेंगे। पढ़ने के ये सब फायदे हैं, इतिहास समझ में आता है ना कि पीछे के सरकारों ने क्या किया, क्यों करेंगे बंद? अच्छा योजना है, लोगों तक किसे भी जाए, पैसा जा रहा है ना, कुछ गड्ढे गुड्ढे खुदवा कर कहीं सही, कुछ तो हो रहा है ना, और गरीबों का काम कैसे चलेगा? तो ध्यान दीजिए, मनरेगा किस योजना में आया था? किस पंचवर्षीय योजना में? ना, मनरेगा कब आया था? तुमको ध्यान हो तो? ना, 2005 के अंदर, यानी किस पंचवर्षीय योजना के अंदर है? इसी के अंदर आय दुगना करने के प्रयास के तहत ही मनरेगा लाया गया था। और मनरेगा ही वो योजना था 2005 में जो कांग्रेस को दोबारा चुनाव जिता दिया। अच्छा, फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? तुम्हारे परीक्षा का सवाल। 2011 में कांग्रेस को फिर लगा कि पहली बार हम क्या दे दिए? रुपया, और खाना दे देंगे तो सत्ता आ जाएगा। लेकिन इस बार देश डिसाइड कर चुका था कि आएगा तो मोदी। 2011 में फूड सिक्योरिटी बिल पास कराया गया था, बहुत संघर्ष करके। सोनिया गांधी ने बोला था फूड सिक्योरिटी बिल के बाद बहुत बड़ा काम कर दिए हैं ये देश में। ऐसे वैसे उम्मीद था कांग्रेस को यही कि जिस तरीके से नरेगा ने पहली बार लाए, तो प्रथम 2004 में आते ही 2005 में नरेगा का प्रयत्न किया गया, वैसे ही फूड सिक्योरिटी बिल 2011। तो नरेगा कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फूड सिक्योरिटी बिल कब आया? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं में कंफ्यूज मतलब 12वीं का तो 12वां हो गया। समावेशी विकास का बात था, समावेशी मतलब जो टिके, खुद योजना ही नहीं टिक पाया। मतलब ये क्या समावेशी विकास करवाएगा, इसका तो विनाश कर देंगे। आ रहे हैं ना मोदी जी, आएगा तो मोदी। 2014 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है। और देखेंगे इस प्रकार जो योजना आयोग 2017 में फिनिश होना था उसको फोर्सिबली 2014 में खत्म कर दिया जाता है। नीति आयोग का गठन होता है, बट हमारा आज के लेक्चर का उद्देश्य नीति आयोग को कवर करना रहेगा नहीं, तो इसको आज यहीं पे हम वाइंड अप कर देते हैं।